स्टार्ट करते हैं 9 फेब 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर डे के कंटेंट को रिवाइज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़पेपर के मेजर हाइलाइट्स देखेंगे, एडिटोरियल्स कवर करेंगे और हमारा जो एथिक्स का पेपर चल रहा है उसका भी डिस्कशन करेंगे स्टार्ट में। क्विकली एक बार 8 फरवरी के कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी, उसके डिफरेंट बेनिफिट्स थे। अब इनके कीवर्ड याद रखना, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, एंड उसके बाद अर्बन फार्मिंग के बारे में बात की थी एंड इसको लेकर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए थे 2020। ये देखो 2019 का 22 का सेम क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो इसके क्या होता क्या अर्बन फार्मिंग, नाम वैसे अपने आप में बहुत एक्सप्लेन करने के चैलेंजेस देखे थे हम लोगों ने इसके, एंड इसके जो इश्यूज़ हैं उनको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव इंडिया में जो लिए गए थे डिफरेंट स्टेट्स के हैं, बिहार, तमिलनाडु, केरला, पुणे, वे फॉरवर्ड। डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इग्नोर भी कर सकते हो उसको चाहो तो। हाँ, बायोडायनेमिक फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जैसे एक जो मियावाकी टेक्निक समथिंग करके भी आया था प्रीलिम्स में आप लोगों की, तो वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट्स था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि जो चाइना का जो बलून था उसको यूएस ने पंक्चर किया था, शूट डाउन किया था। तो ऐसा जानने को पता चला था कि जापान में 2020-21 में भी ये बलून पहले भी देखा गया था, इंडिया के अंडमान है बाकी जगह पर भी, बट यूएस ने इस बार उस पर डिसीजन लिया क्योंकि सिटीजन्स ने बहुत फोर्स किया था कि हाउ कैन अनदर कंट्री सच बैलून कैन कम ओवर हेयर। चाइना ने कहा कि देखो हमारा सिविलियन बलून था ये। एंड अब बात यह कि प्रॉब्लम ये इस इशू की यहाँ पर आई थी ना कि आज कल की डेट में ना इंटेलिजेंस जो होती है ना सैटेलाइट से यूज़ की जाती है। किसी को सर्वेलेंस करना होगा, निगरानी, तो सैटेलाइट से कर लेगा। अगर ऐसा विचार रखते हैं तो फिर चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। ठीक है, अब बहुत हद तक यही है कि उनके जो भी उन्होंने कहा कि मीटरोलॉजिकल है, लेकिन अगर मीटरोलॉजिकल है तो ऐसे कैसे ड्रिफ्ट हो जाता है बार बार। ठीक है ना, तो इंडिया को भी बाद में सोचना पड़ेगा फ्यूचर में कि हम लोगों ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया, बट अब यूएस ने एक्शन ले लिया है। तो हालांकि चाइना भी थोड़ा सा अब समझदार हो जाएगा कि ऐसे बलून्स ना भेजे, क्योंकि उसको पता है कि अगर यूएस ने एक्शन लिया तो इंडिया भी एक्शन लेगा। देन वी हैव दिस एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पैसिव यूथनेशिया 2018 में अलाउ किया गया था ना, उसमें जो प्रोसीजर होते थे ना उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती थी पैसिव यूथनेशिया के अंदर। तो डॉक्टर्स वगैरह ने इस चीज़ के फीडबैक दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस को ट्वीक किया था, यानी कि किस से उसमें बहुत हद तक जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो परमिशन लेनी होती थी, जो उनके प्रोविजंस थे ना, कंप्लायंस था, उसका बर्डन थोड़ा सा कम कर दिया है। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ गाइडलाइंस वगैरह थी। हॉस्पिटल अपने आप खुद मेडिकल बोर्ड सेटअप कर सकता है, एंड तो ये पूरा डिटेल में था, ये थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि इसमें कुछ अपडेट में हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का। हालांकि यूथनेशिया का जो टॉपिक है वो GS4 से ज़्यादा कनेक्ट करता है आपका। देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो डिमांड थी मनरेगा की, दैट इज़ अनमेट। मनरेगा के अंदर जो बजट था वो कंपैरेटिवली कम कर दिया गया था। एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस कि कितना होना चाहिए था, उसको लेकर के एक जो नरेगा संघर्ष मोर्चा था उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट 2.72 लाख करोड़ होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम है। और नंबर ऑफ डेज हैं वो भी कम रहते हैं। डिमांड कम है दिखाई जाती है क्योंकि इनका एक सॉफ्टवेयर होता है MIS, उसके अंदर एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाया गया था कि अगर मान लो 7 डेज़ की डिमांड करते हैं और 3 दिन का काम मिलता है, तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो दिखा देता है कि काम तो मिल गया ना, बट ये नहीं बताता कि 4 दिन का काम नहीं मिला था। तो वो जो अनमेट डिमांड होती है ना, वो गवर्नमेंट के पास जाती नहीं, या फिर वो सिंपल बता देगा कि डिमांड नहीं मिट हुई। तो गवर्नमेंट के पास ये होता है कि डिमांड आई ही नहीं थी। गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि 3-7 दिन की डिमांड हुई थी, तो बेसिकली वो इन्होंने कहा था कि स्टेटिस्टिक्स डिलीवर नहीं हो पा रहे होते। तो ये एक प्रॉब्लम होगी थी, गवर्नमेंट बोल रही डिमांड नहीं आ रही तो हम लोगों ने बजट कम कर दिया है। हालांकि इसके ऊपर ना न्यूज़ में पहले भी आया था कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर हम लोगों ने जो बजट एलोकेशन रिड्यूस किया है ना, ये बेस्ड ऑन डिमांड के ऊपर था, बट अगर डिमांड बढ़ेगी ना तो हम लोग इसको फर्दर एनहेंस भी कर देंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ डेटा भी देखा था कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी वगैरह के द्वारा एक स्टडी की गई थी कुछ 4 स्टेट्स के अंदर। फिर यूनियन बजट ने माइनॉरिटीज़ का भी बजट रिड्यूस कर दिया था 38% तक। तो डिफरेंट स्कीम्स का हम लोगों ने देखा था, कौन सी माइनॉरिटीज़ की स्कीम, 6-7 स्कीम के एग्जाम्पल दिए गए थे। एंड गवर्नमेंट ने रीज़न ये दिया था कि ये स्कीम्स ना ओवरलैप बहुत कर रही होती हैं दूसरे जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट स्कीम्स का पैसा जो था वो कम कर दिया था। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस फिस्कल कंसोलिडेशन। ये सी रंगराजन जी जो हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, उनका एक आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ डेटा दिया गया था। हालांकि ये वो डेटा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात की गई थी कि हमारा जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.3% तक होना चाहिए, जो कि अभी राइट ना काफ़ी ज़्यादा है 5.9%। तो गवर्नमेंट उसको कैसे रिड्यूस करेगी, 4.5% तक कब करेगी, साल भर हमको 0.7% तक करना पड़ेगा। फिर हमारा डेट टू GDP रेशियो 40% है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है हमारे पास अच्छे से क्लियर, कब तक उसको हम लोग कम करेंगे। फिर मैंने आपको कल बताया था कि डेट टू GDP रेशियो
जो हमारे एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो 77% तक होता है तो गवर्नमेंट बहुत इजीली सर्वाइव कर सकती है। उसके बियॉन्ड चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है। जापान का और आई थिंक वेनेजुला भी है शायद, इनका डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी हाई है। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग इसमें इसको सेटल कर सकते हैं। उन्होंने बात की थी कि हमारे 2 फंडामेंटल गोल्स होते हैं जीडीपी के, बजट के बेसिकली, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो ग्रोथ भी मेंटेन करनी है, स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है। देन हम लोगों ने बात की थी कि जो ओबीसी की एक लिमिट होती है ना कि भाई 8 लाख तक की सैलरी होगी, उसके नीचे वालों को नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। देखो ओबीसी की जो लिस्ट होती है ना, तो हमारे पास कुछ जो रिजर्वेशन होता है ना जाता है ना, मतलब एससी का, एसटी का, फिर ओबीसी का और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। तो ओबीसी के अंदर उन्होंने कहा था जब ये लिस्ट आई थी ना कि क्योंकि 27% तक रिजर्वेशन देना पड़ता है, उन्होंने कहा था कि एक काम करो, इसमें 2 लेयर बना दो, एक होगा क्रीमी लेयर, एक होगा नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जैसे केक के ऊपर जो क्रीम होती है ना, तो वो अच्छी होती है ना, तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर ओबीसी का मतलब ये वो लोग हैं जिनको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हो। ये ओबीसी में तो आते हैं, बट अगर ये क्रीमी लेयर के अंदर आता है, यानी कि इनके जो दोनों पेरेंट्स की सैलरी अगर 8 लाख से ऊपर होती है ना, तो इनको क्रीमी लेयर में ऐड कर दो। अब इन लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट बन तो जाएगा, बट इनका फ़ायदा नहीं होगा, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक बनता है नॉन क्रीमी लेयर का, तो इन लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग इसकी लिमिट को भी 8 लाख ही रखेंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि इसकी लिमिट को और ऊपर कर दो ताकि और लोग भी इसमें कवर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इशू चल रहा है, ये अभी अपडेटिंग न्यूज़ में आएगा तो उसको देखते हैं। अर्थक्वेक के ऊपर भी कुछ अपडेट न्यूज़ आते रहेंगे। हल्द्वानी वाला हम लोगों ने देखा था। फिर ये इंपॉर्टेंट था, इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी, मैंने आप लोगों को बताया ये वो डेटा है जिसकी एक लिस्ट बना लो। ये वो ऐसा कुछ डेटा होता है, कुछ 15-20 टाइप का ऐसा डेटा है जो आपको मेंस के एग्जाम से 1 सप्ताह पहले चेक करना पड़ेगा, लेटेस्ट डेटा क्या चल रहा है। तो उस टाइम चेक करके जाना कि लेटेस्ट कितना है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट से आपको क्लियर मिल जाएगा इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, नॉन फॉसिल से कितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो ना फ्रॉड तरीके से आपको इलीगल लोन वगैरह देती हैं, तो उसके मामले में ना 859 करोड़ के आसपास तक का वो ट्रांजेक्शन हुआ था। तो ये हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है ना, उन लोगों ने इस तरह के इलीगल लोन के कुछ ऐप के केसेस नोट डाउन किए थे। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि इंडिया और रशिया कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेमेंट के मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि 2010 से लेकर के 2022 तक जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है ना, वो 76% तक कम हो गया है। वो कह रहे हैं कि पिछले बहुत सारे सालों के अंदर पहली बार ऐसा 40 सालों में हुआ है कि जो सिविलियन और जो डिफेंस पर्सनल जो होते हैं ना, एजेंसीज के पर्सनल जो होते हैं, उनमें से उनकी जो डेथ होती आई थी, वो एक बार ऐसा होता था कि साल में 1000 लोगों की डेथ भी हो जाती थी। बट पिछले 40 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि 100 से कम लोगों की डेथ हुई है। तो इस बार सिर्फ 98 के आसपास ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे। जो नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे ना, वो भी ऑलमोस्ट 90 से रिड्यूस होकर 50% तक आ गए थे, 45% पर आ गए, 45 हो गए थे। पहले 90 डिस्ट्रिक्ट्स को इम्पैक्ट करता था ये चीज़, और अब 45 को। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, 17,000 के आसपास अलॉट किए गए थे, उसमें से 11,000 किलोमीटर का बन भी चुका है। देन राम टेम्पल का जो वो शालिग्राम लाया गया है नेपाल से, उसके ऊपर थोड़ा सा चल रहा था कि इससे जो रामलला की जो मूर्त होती है वो बनाई जाए, नहीं बनाई जाएगी। तो शालिग्राम को बेसिकली एक फॉर्म ऑफ विष्णु जी है जो उसके मेन डीटी हैं। अब जो श्री राम थे वो एज पर द स्टोरीज, हमारी जो कहानियाँ उनके हिसाब से श्री राम जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो इसके ऊपर काम चल रहा है, देखते हैं कि राम मंदिर के अंदर क्या होगा। बाकी 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। सब सहारन अफ्रीकन एरिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसा यूएनडीपी की रिपोर्ट ने बताया था कि 92% के आसपास नए रिक्रूट्स आए थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वगैरह के। ये कुछ रिवीजन था हमारा प्रीवियस डे का। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं 9 फरवरी के। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये टॉपिक ना आपका GS 2 में आता है। तो 2 सक्सेसफुल ईयर्स हो चुके हैं एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट के मामले में काफ़ी सक्सेसफुली इसमें काम किया गया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने एक ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू अचीव की थी रिसेंटली 1.5 लाख करोड़ की। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या होता है, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि जो सामान होता है ना उसकी वो कीमत जो कस्टमर टू कस्टमर या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा बेचा गया था। एंड इसको कैलकुलेट करते हैं जब इनकी फीस या फिर एक्सपेंस को डिडक्ट किया जाता है ना, उससे पहले की जो वैल्यू होती है, उसकी जो कीमत होती है, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो सिर्फ अपडेट था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है जानना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। इसको शॉर्ट में हम लोग GEM लिखते हैं। ये ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। शुरुआत तो इसकी 2016 में हो गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली इस पर अपडेट किए गए थे। तो पिछले 2 सालों के कुछ नए अपडेट बताए गए थे। इसमें गुड्स यानी कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जैसे मिनिस्ट्रीज वगैरह हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, वो जब कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं ना, तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत खरीदते हैं। एक तरीके से आप मान के चलो, जैसे हम लोगों को कोई सामान मंगाना तो हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से मंगाते हैं ना, तो गवर्नमेंट को कोई सामान खरीदना होता है ना डिपार्टमेंट को, तो वो GEM के थ्रू खरीदते हैं।
ये सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs, ऑटोनमस बॉडीज़, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपन है। साउथ कोरिया का कॉनेप्स है, ये लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इस तरह का, और उसके बाद सिंगापुर का GEBIZ आता है, एंड हमारा जो GEM है ये 3rd नंबर पे आता है। हमारे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट प्रोवाइड करता है। पिछले 6.5 सालों के अंदर इसने हमारे इकोसिस्टम को रिवोल्यूशनाइज किया है। टेक्नोलॉजी के मामले में प्रोसेसेस का सारा डिजिटाइजेशन किया गया था। हमारी जो वेंडर पार्टिसिपेशन होता है उसको भी महत्वता देता है। ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जो वेंडर्स होते हैं उनको इन्वॉल्वमेंट कराता है। ट्रांसपेरेंसी के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में हमारे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको ऑटोमेट करना, उनके बेहतर स्टैंडर्ड सेटअप करना, एंड जो ह्यूमन एरर होता है, करप्शन के जो चांसेस हो सकते थे, पहले गवर्नमेंट में क्या करते थे ना, ओपन टेंडर निकालना, सामान खरीदने जाना, तो बिलिंग होती थी, कैश मेमोज होते थे, करप्शन के चांसेस बहुत होते थे, गलतियाँ बहुत होती थी। ऑनलाइन हो जाने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लास्ट माइल आउटरीच तक बेसिकली 1.5 लाख से ज़्यादा जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उनको इंटीग्रेट किया गया था, एंड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को ऐड किया गया था 5.5 लाख के आसपास। उसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर्स भी होते हैं जहाँ से आप लोग अपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह का काम कराते हो। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर एक सामान के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन का मेंशन होना रिक्वायर्ड होता है। बैम्बू मार्केट विंडो भी क्रिएट की गई थी जो नेशनल बैम्बू मिशन है उसके तहत में, ताकि जो भी मार्केटिंग की जा सके ना हमारे बैम्बू से बनाए हुए जो बांस के सामान होते हैं उनके द्वारा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का। टॉपिक है हमारे पास वाइब्रेशन फेलियर लेड टू द फेलियर ऑफ SSLV D1। GS3 में साइंस एंड टेक का हमारा ये टॉपिक है। तो डायग्राम देखने से आपको कुछ तो आइडिया लग रहा होगा, और टाइटल पढ़ने से आइडिया लग रहा होगा कि किसी न किसी लॉन्च व्हीकल के फेलियर के बारे में बात की जा रही है। इसरो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला था कि किस तरीके से उनका जो फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट थी ना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, वो लास्ट ईयर अगस्त में फेल क्यों हो गई थी। तो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट इसरो ने अभी दिया था रिसेंटली। तो स्पेस एजेंसी ने बताया था कुछ करेक्टिव एक्शंस के बारे में बात की थी अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट के लिए, जो कि अभी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही प्लान्ड है। तो जैसे ही काम पूरा हो जाएगा इसको लॉन्च कर देंगे और आपको पता भी चल जाएगा। ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ना, इसका काम क्या था कि इसरो की जो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती है ना, 2 सैटेलाइट और एक स्टूडेंट सैटेलाइट थी, उनको इंसर्ट करना था। ऑलराइट, एंड हालांकि जो स्पेसक्राफ्ट था इट वाज इंजेक्टेड इनटू हाईली एलिप्टिकल मतलब ये जो एलिप्टिकल फॉर्म होती है ना उसके अनस्टेबल ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी शॉर्ट हो गई थी। अब वेलोसिटी वगैरह तो समझाने नहीं जाऊँगा मैं, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा 9, 10, 11 के अंदर। हम लोगों को यहाँ पर ये तो उन्होंने हल्का बहुत बता दिया अपना कि इसरो ने ऐसा दिया था। एक्चुअल में हमें जानना ही होगा कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है। लॉन्च व्हीकल होता है ऑलराइट, जैसे स्पेसक्राफ्ट होता है काइंड ऑफ, जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए सेटअप किया जाता है। ये 3 स्टेज का होता है। इसमें 3 सॉलिड प्रोपल्जन के स्टेजेस होते हैं। एक लिक्विड प्रोपल्जन का वेलोसिटी ट्रिमिंग। देखो कभी कभी इन चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता चलता ना ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल है, तो कीवर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करो। देखो वेलोसिटी तो आप समझते होगे ना, चेंज इन द स्पीड, सॉरी आई थिंक एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा ये सब क्या होता है, स्कूल टाइम में पढ़े थे ना। वेलोसिटी होती है एवरेज स्पीड अपॉन टाइम, ऐसा कुछ होता था ना। स्पीड का तो पता है, ठीक है, डिस्टेंस का भी पता है, टाइम का भी पता है। एक्सेलरेशन इज आई थिंक चेंज इन वेलोसिटी होता है। छोड़ो भाई, फिजिक्स नहीं पढ़ना हमें यहाँ पर, आप बस वेलोसिटी को स्पीड मान के चलो भी आसान भाषा में, ठीक है। वेलोसिटी का ट्रिम करने का मॉड्यूल है। ट्रिम करोगे किसी चीज़ को क्या करते हो, छोटा करते हो, शॉर्ट करते हो, ठीक है ना, उसकी टर्मिनल स्टेज के ऊपर। ऑलराइट, अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ना, ये डायमीटर में 2 मीटर का था और लेंथ में 34 मीटर का था। ऑलराइट, एंड ये 120 टन तक का सामान उठा सकता है, यानी कि ये 500 kg के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है एक 500 किलोमीटर के प्लेनर ऑर्बिट के अंदर। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो छोटा है साइज़ के अंदर, तो कीमत भी कम है इसकी, इसका टर्न अराउंड टाइम भी काफ़ी कम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे मल्टीपल सैटेलाइट्स को अकोमोडेट कर सकता है। लॉन्च डिमांड फिजिबिलिटी है मिनिमल, कम से कम लॉन्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मिशन था ना, EOS-02 मिशन था, इसका काम था कि जो स्मॉल लॉन्च व्हीकल की जो व्हीकल्स होते हैं ना, इनको मार्केट में लॉन्च करना, ताकि हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जब भी हमको रिक्वायरमेंट होगी सैटेलाइट्स की, देखो एक बार ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है ना अगर, तो बार बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है फिर, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसमें मतलब और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये 2 सैटेलाइट्स कैरी कर रहा था। जो प्राइमरी अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट 2 थी ना, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, वो अर्थ को ऑब्जर्व करने की थी, उसको इसरो ने लॉन्च किया था। जो सेकेंडरी थी ना, वो थी आज़ादी सैटेलाइट, एक स्टूडेंट सैटेलाइट थी जो कि 8U क्यूबसेट थी, 8 kg की थी वो, एंड उसके अंदर 75 डिफरेंट तरह के पेलोड्स थे, जिसमें हर एक का वजन 50 ग्राम के आसपास था। अब डिफरेंस क्या होता है एक सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। सर्कुलर का मतलब तो आप वैसे अगर डायग्राम और कीवर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि ये दिस इज समथिंग सर्कुलर एंड दिस इज समथिंग
एलिप्टिकल, ठीक है, बट टेक्निकल तरीके से समझ लेते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट होते हैं, इनको हम लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट में रखते हैं ओनली टेम्परेरीली, ठीक है ना। तो दे आर या तो पुश करते हैं इनको फिर फर्दर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, या फिर एक ग्रेटर जो कि ऊंची हाइट के ऊपर होता है, या फिर हम लोग इसको जो हाइपरबोला होता है ना, एक एलिप्स बना लेता है अपने आप से ही टू द हाइपरबोला। अभी एलिप्स और हाइपरबोला ये सब मैथ्स में पढ़े होंगे तुम लोगों ने, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट के साथ में उसमें शिफ्ट कर देते हैं, जैसे मून हो गया, ठीक है, या फिर मार्स हो गया। सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं जो ऑर्बिट करते हैं अर्थ को, वो मोस्टली सर्कुलर ऑर्बिट में ही रखी जाती हैं। ध्यान रखना, एलिप्टिकल के अंदर वो टेम्परेरी बात कर रहा था। पता है इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा ना, मतलब मेरे को अगर बैठाएंगे ना यूपीएससी के पैनल में, जो कि पता नहीं मतलब क्या ही मैं बात कर रहा हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली फ्रेम ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट, दे आर पुट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ओनली टेम्परेरीली। मैं इस लाइन को उठा करके ना एक प्रीलिम्स के एग्जाम के स्टेटमेंट बना सकता हूँ। आप लोगों ने सॉल्व अगर किए होंगे तो आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। फिर हम लोगों ने कहा कि अर्थ के आसपास हम लोग उनको सर्कुलर ऑर्बिट्स में रखते हैं। एक रीज़न ये है कि सैटेलाइट को हम लोग यूज़ करते हैं टू इमेजिन द अर्थ की पिक्चर वगैरह लेने में, तो उसको ईजी होता है एक फिक्स डिस्टेंस पे रख पाना। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल को लेकर के, फेल क्यों हो गया था, उसमें वाइब्रेशन वगैरह के कारण था। एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में 2 हम लोगों ने सैटेलाइट भेजी थी, 2 तरह के ऑर्बिट्स के बारे में बात की गई है। इतना ही छोटा सा ही टॉपिक है। नाउ वी हैव दिस टॉपिक ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस। अब फाइनेंस की क्लाइमेट की बात की जा रही है तो GS3 का टॉपिक बनता है। इस डायग्राम के ऊपर बिल्कुल मत जाना, ये मैंने जब कुछ देख रहा था ना कुछ पिक्चर लगाने के लिए, तो मुझे यही बकवास दिखाई दी और मैंने यही बकवास इसमें लगा दी, और ये बताने के लिए कि इन चीज़ों से बच के रहना। इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्या UNFCCC क्या नॉन का है, क्या यूरोप फ्रांस, कुछ मत पढ़ो, फालतू की चीज़ मैंने लगा के दी आप लोगों को। हमें पढ़ना नीचे ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस, इसी कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। ग्लोबल मतलब वैश्विक तौर पर, पूरे विश्व में, संसार में। क्लाइमेट भी आप समझते हो, फाइनेंस भी आप समझते हो। इसका मतलब लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल, यानी कि 2 कंट्रीज़ के बीच में फाइनेंस की बात की जा रही है। कहाँ से आएगा पैसा? गवर्नमेंट से आएगा, प्राइवेट से आएगा, कुछ और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी होते हैं फाइनेंसिंग के। क्यों लेके आना है पैसा? क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के अंदर मिटिगेशन और एडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो गलत प्रभाव पड़ रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज का, उसको प्रभाव को कम करना। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो प्रभाव पड़ चुका है ना उसके अनुसार हम इंसान अपने आप को ढाल लेंगे, अब अपना जरिया, अपना नज़रिया, अपना बर्ताव बदल लेंगे, अपना रहन सहन का तौर तरीके बदल लेंगे। तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। मिटिगेशन के लिए जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो UNFCCC है, क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है। इन्होंने कही थी कि हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस पे काम करेंगे। कहाँ से काम करेंगे? जो भी पार्टीज इसका पार्ट बनती है, UNFCCC का, इस प्रोटोकॉल का जो भी इसका पार्ट है, उन सबको फाइनेंशियल असिस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। ज़्यादातर पैसा हम लोग निकालेंगे डेवलप्ड कंट्रीज से, ठीक है ना। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जितना वो दे सकती हैं वो ठीक है, जब वो नहीं दे सकती होंगी तो उनको हम लोग पैसा प्रोवाइड करेंगे। और ये क्यों किया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग को देंगी? क्योंकि ये आता है CBDR का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़, क्षमता की बात की जा रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की उतनी क्षमता नहीं होती है, राइट। मलेशिया, श्रीलंका की वो क्षमता नहीं है जो चाइना, कनाडा, जापान, इंडिया की क्षमता है, राइट। तो कॉमन तो है, यानी कि इम्पैक्ट सबके ऊपर कॉमन है, ठीक है। वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उसका इम्पैक्ट कॉमन है, लेकिन जिम्मेदारियाँ थोड़ी डिफरेंशिएटेड हैं। जिसके पास क्षमता है, काबिलियत है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो पैसा देंगे किसको? जिनको रिक्वायरमेंट है। तो हमारी जो COP26 हुई थी ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, देखो 26 हुई थी 2021 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। तो वहाँ पर कुछ नए फाइनेंशियल प्लेज, प्रतिज्ञा ली गई थी कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। किस चीज़ में सपोर्ट करेंगे? कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसके जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसके प्रति अडेप्ट करने में। कुछ नए रूल्स आए थे इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स के, जो COP26 में एक्सेप्ट भी किए गए थे। अब आता है एक 100 बिलियन का टारगेट क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर। 2009 की बात है पुरानी, जब UNFCCC का ना COP15 हुआ था कोपेनहेगन में। तो वहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री की पार्टीज़ है ना, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को अपने एक्शंस के ऊपर मीनिंगफुल मिटिगेशन करना पड़ेगा और इसके इम्प्लीमेंटेशन में ना ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। तो उन्होंने सबने मिलकर के ना टारगेट सेटअप किया था कि 2020 तक ना हम लोग $100 बिलियन इकट्ठा करेंगे ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो नीड है ना उसको फुलफिल कर पाएँ। किसने प्लान किया था? डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। अगेन, 1 बिलियन के अंदर कितने होते हैं? 100 करोड़, ठीक है। और $1 के अंदर कितना चल रहा है? 80 मान के चलो अभी, ठीक है। जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है 80 मान के चलो, और उसके बाद 100। अब कर लो मल्टीप्लाई, 100 करोड़ को पहले 100 से भी कर लो, फिर इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो। इतना अमाउंट इकट्ठा करने की बात की जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा था।
ऑल राइट, कहाँ चला गया, मैं खुद ही भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चला जाता है। हाँ, क्लाइमेट फाइनेंस का जो गोल था ना, उसको फिर फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 16, उसके बाद 15 के बाद कैनकन में, वहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो COP21 हुई थी ना पेरिस की, देखो ये अलग अलग है, UNFCCC की अलग, ये COP सारे अलग अलग होते हैं, ऐसी बात नहीं कि सब एक ही COP हो रहा है। तो पार्टीज़ ने वहाँ पर भी बात की थी 100 बिलियन के गोल्स की थ्रू 2025, ठीक है, 21 में पेरिस में। COP26 जो हुई है, 15 फिर 21 फिर 26, देखो कितना सारे प्लान चल रहे हैं। अभी रिसेंटली CBD की भी एक COP हुई थी, तो 15 में प्लान किया, फिर 21 में कहा कि 2025 तक करेंगे। अब COP26 में कहा था उन्होंने कि एक कंसेंसस, एक सहमति थी कि जो डेवलप्ड नेशंस होंगे ना, वो अपने कलेक्टिव प्रोविजन जो था एडेप्टेशन का, उसको 2019 के कंपैरिजन में और 2025 के कंपैरिजन में डबल कर देंगे अपने सारे प्रोविजन को। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बोलते हैं ढांचे को, ठीक है। तो क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए ना UNFCCC ने एक फाइनेंस का फ्रेमवर्क बनाया था, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, ये सपोर्ट करता है क्योटो प्रोटोकॉल को और पेरिस एग्रीमेंट को भी। उन्होंने बताया था कि कैसे मैकेनिज्म्स पे हम लोग काम करेंगे ताकि जो भी इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं वो कैसे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF को भी सेटअप किया था। ये फैसिलिटी जो होती है ना, ये सारा फाइनेंस का काम मेजरली हैंडल करती है वर्ल्ड के अंदर। पार्टीज़ ने एस्टेब्लिश किया था ग्रीन क्लाइमेट का फंड COP16 में 2010 के अंदर। एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की जो रिपोर्ट होती है वो जाती है COP के पास में। और भी कुछ फंड्स हैं हमारे पास, एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी फंड है। इन सबको भी मैनेज कौन करता है? GEF। और जो एडेप्टेशन फंड है ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ क्लाइमेट फाइनेंस का टॉपिक न्यूज़ में था रिसेंटली, तो ये रिवाइज हो गया। अच्छा, ये न्यूज़ में क्या होता, फॉर इंडिया को की जो ऑब्लिगेशन है यानी कि जो जिम्मेदारी है ना ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, तो उनके पास एक्सेस होना चाहिए ऑन टाइम क्लाइमेट फाइनेंस का, टेक्नोलॉजी का और क्रिटिकल मिनरल्स का। कुछ एडवांस इकोनॉमीज है, they are ought to set examples of policy and behavioral changes that work in their countries and only then they could be emulated in developing countries। तो बेसिकली ये कहा था कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर क्लाइमेट चेंज का चैप्टर था ना, उसमें ये बात कही गई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेटअप करना पड़ेगा एडवांस इकोनॉमीज़ को, कैसे उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया है, कैसे उन्होंने अपने रहन सहन में, लाइफस्टाइल के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेस लाए थे वो लोग। उनको देख करके फिर डेवलपिंग कंट्रीज उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे और तभी बदलाव हो पाएगा। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आया था क्लाइमेट चेंज के में, इसलिए ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। वी हैव दिस टॉपिक, वर्ल्ड इज लाइकली टू सी 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय 2050। अगेन क्लाइमेट से संबंधित है, GS3 का है। अभी पिक्चर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम नासा की वेबसाइट से मैंने ये पिक्चर आप लोगों को दिखाने के लिए ली थी और ये बहुत ही एक्सप्रेसिव पिक्चर है, ठीक है। ऊपर आग भी दिखाई दे रही होगी आपको, नीचे कुछ चीज़ें मेल्ट होती हुई दिखाई दे रही होंगी। सो इसलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इससे मिलते जुलते ना सवाल आए हुए हैं, इसलिए इस तरह के टॉपिक्स को चूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम, ठीक है। 17 में एक और क्वेश्चन था, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, हाउ द हिमालयन कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ये वाला सवाल आया था आपके GS3 में, ये वाला सवाल आया था आपके GS1 में। ऑलराइट, अभी 2022 के अंदर बिल्कुल रिसेंटली एक सवाल आया था, बड़ा ही सुंदर था, डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। एक्सप्लेन करो कंट्रोल मेजर्स क्या हैं टू ब्रिंग डाउन द लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है। और एक और सवाल भी आया था गोथेनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर 1999 का, वो फोटोकेमिकल स्मोक का। तो देखो कितने सारे सवाल बनते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स और ये न्यूज़ में आते हैं और इस हेडलाइन से कितना कुछ आइडिया लगता है आपको। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, उसका टाइटल था कॉन्ट्राडिक्टेड प्रोजेक्शंस फ्रॉम द IPCC। उन्होंने कहा था कि जो प्लैनेट है ना वो वार्म अप हो जाएगा बाय 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2050। और जो रिसर्चर्स थे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था इसमें, इसको नाम दिया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। वो उन्होंने टाइम प्रिडिक्ट किया था कि हम लोगों को 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के थ्रेशोल्ड तक कितना समय लगेगा, तो पता चला कि लगेगा 2050 तक का समय। तो वर्ल्ड ने रिकॉर्ड किया कि अभी तक 1.1 डिग्री सेल्सियस तक का राइज हुआ था टेम्परेचर में। अगर हम लोग इसकी पिछले 1900 से और 1850 उस समय के 50 साल का अगर एवरेज निकालते हैं ना, तो उसके मुकाबले में वर्ल्ड हैज़ राइजन, द टेम्परेचर इन द वर्ल्ड हैज़ राइजन अप टू 1.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये स्टडी की गई थी। अब स्टडी की कुछ की फाइंडिंग्स हैं, उनके ऊपर नज़र डालते हैं। प्रोजेक्शन की जब बात की जा रही होती है तो उन्होंने कहा था
कि जो IPCC का 6th रिपोर्ट आई थी ना, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, एंड तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ लाइकलीहुड कि 2 डिग्री सेल्सियस विल बी रीच्ड अंडर लो एमिशन सिनेरियो इन कंपैरिजन टू दिस रिपोर्ट। एंड जो पेरिस एग्रीमेंट था ना, शायद इसको हम लोग अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे। पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने बात की थी कि जो राइज होगा ना टेम्परेचर का, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखेंगे हम लोग। IPCC ने एस्टिमेट किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड होगा, इसको हम लोग 2030 तक अटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने बात की ऑल एमिशन सिनेरियोज की, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये तो लो एमिशन सिनेरियो के अंदर 2050 तक होगा। ठीक है, ये भी समझ गए। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी ऑन दी वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड। देखो आप लोग सोच रहे होंगे यार ये 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 से क्या ही फर्क पड़ता है। हम लोग ना रूम के अंदर होते हैं ना, टेम्परेचर के अंदर, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता है। बट जब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, हम लोग वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, वो जब राइज होता है ना तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज। जो ग्लोबल वार्मिंग है ना इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड, इवन अगर हमारे जो क्लाइमेट फोर्सिंग पाथवे इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड इन द नियर टर्म। ठीक है, मुझे भी समझ नहीं आया क्यों बोलना चाह रहा है ये बात। थ्रेशोल्ड है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस की, वो कहीं ना कहीं 2035 के आसपास आएगी। हमारा जो संसार, पूरा वर्ल्ड जो है ना, ये 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक टच कर जाएगा, और ये होगा हाई एमिशन रेशियो के अंदर। एंड प्रोबेबली 2049 से 54 के आसपास तक इंटरमीडिएट और लो एमिशन सिनेरियोज भी देखने को मिलेंगे। कहने का अर्थ यही था कि 2050 तक ही हमारा ये 2 डिग्री सेल्सियस तक का वार्म अप हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस वार्मिंग को, इस ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने का? अगर हम लोग इसको लिमिट करते हैं ना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसके अंदर वो लोग जिनको एक्सट्रीम हीट वेव्स का खतरा होता है ना, जो कि 420 मिलियन के आसपास है, उस काउंट को हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ड्राउट वगैरह होते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी के रिस्क होते हैं, उनको भी हम लोग कम कर पाएंगे। तो अब जो थ्रेशोल्ड है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस का, इसके कारण ब्रॉड रेंज के क्लाइमेट रिस्क आएंगे, ह्यूमन हेल्थ पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्रॉप यील्ड पर, कोस्टल स्मॉल आइलैंड कम्युनिटीज़ वगैरह के ऊपर। तो ये जो सारा डेटा लिया गया था ना इस स्टडी के अंदर, ये लिया गया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के तहत। अब ये ANN क्या होता है? ये भी मशीन लर्निंग का ही काम होता है, यानी कि मशीन के अंदर ना जैसे डेटा फीड किया जाता है, मशीन को बहुत सारा डेटा स्टडी करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर मशीन को बताता है कि इस एल्गोरिथम के आपको कैलकुलेशंस करने हैं। जैसे ChatGPT चल रहा है आजकल, अभी एक नया टॉपिक आने वाला है, आजकल में आएगा न्यूज़पेपर के अंदर, ChatGPT वर्सेस ब्रैड। ब्रैड ही नाम है ना, शायद गूगल ने निकाला है, गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स लाइक द राइवल ऑफ ChatGPT। अब ChatGPT तो सबको समझ में आ गया, ठीक है, उसको कुछ भी बोल दो वो वही करना। उसको बोलो, ChatGPT को बोलो कि उस पर टाइप कर दो राइट एन एसे ऑन ChatGPT, वो अपने ऊपर ही ऐसे लिख देती है एक। ठीक है, वो जो इंटेलिजेंस है ना, तो इसी का एक टक्कर में आ रहा है, गूगल ने निकाला ब्रैड। एंड इसका एक सेकंड में नाम कंफर्म कर लेता हूँ, कहीं मैं आप लोगों को नाम गलत तो नहीं दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड होल्ड। GPT वर्सेस ब्रैड। अभी मेरा इंटरनेट भी हैंग हो गया। मैं तुम्हारी वीडियो को ऐसे बीच में हैंग कर रहा हूँ, बट ठीक है, अभी जैसा ही चलेगा। हाँ, ब्रैड ही है। ChatGPT बार्ड, अरे बार्ड है यार, सॉरी, BARD है, गलत पढ़ रहा मैं अभी। तो अब हो क्या रहा है ना कि कल परसों न्यूज़ में आएगा, देखना, ये अभी रिसेंटली सनसेट TV पर भी आया था ये। ठीक है, ये ChatGPT वर्सेस बार्ड, इनके बारे में कि ये, क्योंकि देखो GPT का जो डेटा है ना वो 2021 का इन्होंने आसपास डेटा लिया है, जो अवेलेबल डेटा है। बार्ड गूगल का है, गूगल के पास कितने सालों का, डेकेड्स का डेटा है। गूगल जब सारा डेटा फीड करेगा इस इंटेलिजेंस को, तो क्या कर सकती है वो चीज़, सोच के देखो। तो इसी को लेकर के बहुत सारा कल परसों से न्यूज़ में बना हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर हाईलाइट्स। टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसमें जो डेथ थी वो ऑलमोस्ट 12,000 पहुंच चुकी है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कल तक हम लोगों ने बात की थी अराउंड 6,000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी, बट वो एकदम से डबल भी हो चुका है। और इंडिया की तरफ से हेल्प भी भेजी गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया गया है। देन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, एक अपील आई है कि 14 फेब, जिसको हम लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उसको एज अ काउ हग डे सेलिब्रेट किया जाए। तो जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, अब आपको यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा याद होना चाहिए कि ये किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्रीज एंड ऑल। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ना ये वाला पार्ट आपको होगा। उन्होंने कहा, पब्लिक से अपील की है कि इससे आप इंडिविजुअल और कलेक्टिव हैप्पीनेस को इंक्रीज़ कर पाओगे, इमोशनल रिचनेस हो पाएगी, कि आप फरवरी 14 को काउ हग डे की तरह सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। ओके, बस यही था। बाकी उन्होंने कहा कि ये कल्चर है हमारा, उसको प्रमोट करने के लिए है,
क्योंकि जो कैटल वेल्थ और बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, हमने कामधेनु भी बोलते हैं, गौ माता भी बोलते हैं। एंड इट्स नरिशिंग द नेचर लाइक अ मदर, गिवर ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग रिचनेस टू ह्यूमैनिटी। वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर भी हमारे जो वैदिक जो ट्रेडिशंस है वो भी सारे के सारे ख़त्म होने के कगार पर हैं। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अपने आप को ज़्यादा मतलब हावी करता जा रहा है हमारे ऊपर। तो उनकी एक डिमांड आई थी, अपील आई है कि आप February 14 को काऊ हक डे सेलिब्रेट करें। अभी आपकी इच्छा है, आप सेलिब्रेट कैसे करेंगे। RBI लिफ्ट्स द लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। अब RBI यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो रिजर्व बैंक की है, उसने जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट था ना उसको 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया था। इस टॉपिक में एक्चुअल में तो आपको ना इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को इन्फ्लेशन का रिवाइज कर देता हूँ। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। ऑलराइट, यानी कि अगर आप प्राइस राइज होगा तो जो परचेजिंग पावर होगी कस्टमर की वो तो नीचे चली जाएगी ना। ऑलराइट, इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन मेजर करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। अब कुछ कॉज क्या हो सकता है इन्फ्लेशन के, भाई डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड और सप्लाई में गैप आ गया है ना, मनी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इनपुट की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाना, वेजेस का इंक्रीज हो जाना, ये कुछ कारण होते हैं। हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, देखो इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन होता है ना वो मेजरली 2 इंडेक्स से मेजर किया जाता है। एक होता है WPI, उसे हम लोग बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑलराइट, तो ये मेजर करते हैं होलसेल और रिटेल लेवल के प्राइस चेंजेस को। जो CPI होता है ना ये कैलकुलेट करता है क्या डिफरेंस है उस कमोडिटी के प्राइस में और सर्विसेज के अंदर, जैसे कि फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडियन कंज्यूमर्स बाय करते हैं। दूसरी साइड्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस के द्वारा सोल्ड किए जाते हैं ना, एक बिजनेस स्मॉलर बिजनेस को बेचता है, उसको हम लोग WPI में कैप्चर करते हैं। होलसेल यानी कि थोक के भाव में जो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि आप कोई नोटबुक खरीदते हो, ब्लैंक नोटबुक खरीदते हो, तो आप तो शॉपकीपर से खरीदते हो, लेकिन शॉपकीपर के पास ये नोटबुक्स का कलेक्शन कहाँ से आया था, वो एक फैक्ट्री से आता है। तो फैक्ट्री से जब नोटबुक शॉपकीपर तक जाती है ये चीज़ आएगी WPI के अंदर, और आप इसको शॉप से लेकर के और सेल्फ तक परचेज करते हो ना, ये चीज़ आती है हमारी CPI के अंदर। अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हम लोग WPI से कैलकुलेट करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग CPI से कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों के दोनों मेथड जो होते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप का भी होता है, कुछ होते हैं कॉज के ऊपर, जैसे डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। एक होता है स्पीड के ऊपर, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, और स्क्यूफ्लेशन नाम की चीज़ें भी होती हैं, स्टैगफ्लेशन भी होता है। तो अभी अलग अलग सारे होते हैं कि आपको डेफिनेशन वगैरह आपके जो बुक है उसमें गिवन होगी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे एक जो होता है ना क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब 1 से 4% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होता है। एक होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब 2% से 10% तक का चेंजेस हो रहा होता है। एक रनिंग इन्फ्लेशन होता है, उसमें 10 से 20% तक का चेंज हो रहा होता है। एक होता है गैलपिंग, बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो तकरीबन 20 से 100%, 1000% तक भी जा सकता है, वो इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं प्राइस के अंदर। एक हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है, यानी कि पूरी की पूरी करेंसी कोलैप्स कर जाती है। इसका एक ऑपोजिट होता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन, यानी कि फॉल इन द प्राइस लेवल। राइज इन द प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन, फॉल इन द प्राइस लेवल मतलब डिफ्लेशन। एक होता है डिसइन्फ्लेशन, मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, और ये होता है डिसइन्फ्लेशन। ऊपर वाला जो इन्फ्लेशन था ना उसी के आगे जब डिस लगा दोगे तो तीनों में डिफरेंस क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब राइज इन द प्राइस, डिफ्लेशन का मतलब फॉल इन द प्राइस, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन जो था ना, इन्फ्लेशन का जो रेट था अभी रेट कम हो गया है, ठीक है। पहले ये रेट चल रहा था, मान लो 5% की ग्रोथ आ रही थी, अब वो ग्रोथ कम हो गई है, वो 2% पे आ गई है। तो हो इन्फ्लेशन ही रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट कम हो गई है, यानी कि इन्फ्लेशन के रेट में पहले 5% था 2% हो गया, मान लो पहले 8% था वो 6% आ गया, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कुछ आपको पता होनी चाहिए। अभी तो इतना ही काफ़ी है इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। देन मूविंग अहेड, DDA एक्सटेंड्स द डेडलाइन फॉर लैंड पुलिंग एप्लीकेशंस टिल मार्च। अब यहाँ पर जो मैंने इसको अंडरलाइन किया क्योंकि मुझे लैंड पुलिंग था ना, ये बड़ा अच्छा है, ये एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल किया था ना आंध्र प्रदेश की कैपिटल को लेकर के, वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि लैंड पुलिंग की गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था ना, आई थिंक कुछ 33,000 हेक्टेयर्स के आसपास की लैंड पुलिंग की थी। तो किसानों से बोला गया था कि इस लैंड को हम लोग कंज्यूम करेंगे और यहाँ से जो बेनिफिट होगा ना, जो भी कमर्शियल बेनिफिट होगा उसका कुछ शेयर आपको दिया जाएगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं लैंड पूलिंग। तो उससे आपको बेनिफिट का शेयर मिल जाता है।
अब देखो ये एक और टॉपिक जो था ये भी सेम मिलता जुलता ही है कि जो मिनिस्टर नित्यानंद राय हैं कहते हैं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया था सेंटर से अबाउट दिस रेलिवेंट एक्ट। हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना कि उनका एम क्या है कि विशाखापट्टनम को कैसे कैपिटल बनाना चाहते हैं। अमरावती का पहले का प्लान था और विशाखापट्टनम अमरावती और 2-3 जगह को कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो उसमें बस यही अपडेट आया था कि एज ऑन डेट अमरावती ही है आंध्र प्रदेश की कैपिटल। ध्यान रहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग किया गया था 2014 में, ठीक है। उससे पहले दोनों एक स्टेट हुआ करते थे, दोनों की कैपिटल पहले हुआ करती थी हैदराबाद। अब हैदराबाद चला गया तेलंगाना के अंदर और उसमें बात की गई थी कि 10 साल का टाइम पीरियड लेंगे, फिर आंध्र प्रदेश अपनी नई कैपिटल बनाएगा, उसका नाम दिया जाएगा अमरावती। फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नई गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं अमरावती क्यों बनाएंगे, हम लोग 3 कैपिटल बनाते हैं ना, जुडिशरी की अलग बनाएंगे, लेजिस्लेटिव की अलग बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव की अलग बनाएंगे। फिर उन्होंने विशाखापट्टनम का भी नाम लिया था, तो कई नाम आए थे। अब उसके ऊपर थोड़ी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है की ट्रायल्स फॉर द गगनयान वर कंडक्टेड। इसरो ने और इंडियन नेवी ने मिलकर के ना जो हमारा गगनयान मिशन है ना, उसको गगनयान क्या होगा, इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें ह्यूमन बींग्स जाएंगे, क्रू मेंबर्स। उसका एक ट्रायल रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। तो ये कुछ रिकवरी ट्रायल्स थे क्रू मॉड्यूल के इन द नेवीज वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी। आप देखो कि यहाँ पर ये जब वो स्पेसशिप जाएगा ना ऊपर से जब वापस नीचे आएगा, ज़मीन पे आएगा, तो उसको समंदर में कहीं पर लैंड कराएंगे। तो समंदर में वो पानी में कहाँ गिरेगा, वहाँ से फिर जो क्रू मेंबर्स होंगे उनको निकाला कैसे जाएगा, उस प्रोसेस के ट्रायल किए जा रहे थे। ऑलराइट, तो उसमें एक जो प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग ह्यूमन बींग्स की स्पेस फ्लाइट कैसी हो सकती है उस कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। एक क्रू होगा 3 मेंबर्स का, वो एक ऑर्बिट में जाएगा 400 किलोमीटर के 3 दिन के मिशन पर, और उनको वापस अर्थ के ऊपर सेफली वापस लेके आया जाएगा, इंडियन वाटर्स में उनको लैंड करवाएंगे। तो इसरो ने कहा था कि जो सेफ रिकवरी होगी ना क्रू की, ये इसका फाइनल स्टेप होगा, और ये किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी यही होती है। ह्यूमन बींग्स गए और वापस लौट के आ गए, ये हमारी सक्सेस होती है। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ध्यान रखना गगनयान 2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। देन मूविंग अहेड, एडिटोरियल्स के अंदर लेसन फ्रॉम ए, आज मैंने ऑलरेडी आपके लिए 4 से 5, आई थिंक 5 या 6 हैं, 6 के आसपास छोटे छोटे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। तो ये जो है ना लेसन फ्रॉम द कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा और बेंच एंड बिगटरी, ये दोनों के दोनों ना सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक्स हैं। ये मैं कल कवर करूँगा। आज मैं कौन से कवर करने वाला हूँ, ये वाला कवर करेंगे, नॉर्डिक इंडिया वाला, और इसके अलावा भी 3-4 और हैं कल के भी जो पेंडिंग थे ना, ये करना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। ये वाला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और द रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन द इमर्जिंग सेक्टर्स, 1, 2 और 3 ये कल के लिए चले गए। बाकी ये वाला है, और जो प्रीवियस डे के थे ना वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके सेव कर रखे हैं पहले ही, वीडियो यहाँ पर आने से पहले, ये करना ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एक डेटा, पीपल इन इंडिया एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग फ्रॉम द ग्लेशियल लेक्स। इस पर टॉपिक पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको ग्लेशियल लेक्स जो होते हैं ना हमारे। अब ग्लेशियल लेक्स का मतलब क्या होता है, देखो ये जो टॉपिक है ना ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। GS3 में और GS1 में दोनों में कहीं भी पूछ सकते हैं। होता क्या है ना, जो हमारे पहाड़ होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब जो केदारनाथ में जो इंसिडेंट हुआ था ना कुछ सालों पहले, वो यही हुआ था। तो केदारनाथ के पीछे जो एरिया था ना, वहाँ पर जो बर्फ़ पिघल के ना एक लेक बन गया था, इस तरीके से यहाँ लेक बन गया था। यहाँ पर अपना वो केदारनाथ का जो था मंदिर था, ठीक है। ऐसी पहाड़ थे, एग्जैक्टली इसी तरह की लोकेशन थी, ऐसा एक पहाड़ था, ऐसा एक पहाड़ था, यहाँ पर वो लेक था। अब वो ग्लेशियर लेक्स में बारिश वारिश हुई थी, तो पानी जो लेक का था ना वो ज़्यादा हो गया था, और वो ऊपर ओवरफ्लो हो गया था। तो वहाँ से वो सारा पानी बह करके नीचे आ गया था, ठीक है। अब जब पानी बहने लगता तो आसपास की जो बाउंड्री होती है, जो दीवार उसकी लेके, वो भी टूट जाती है ना, ज़्यादा पानी आ गया था। तो मंदिर के आसपास से पूरा, आप लोगों ने केदारनाथ मूवी तो देखी होगी, एंड वो इशू इतना डेंजरस था कि पूरा केदारनाथ जो उस टाइम पर गंगा ऋषिकेश तक, इवन हरिद्वार तक भी पानी बहुत फ्लो में आया था, बहुत लोगों की जान भी गई थी उसमें। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। ग्लेशियर के कारण, अब ग्लेशियर मतलब क्या, बर्फ होती है एक जगह पर बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है पहाड़ के ऊपर, उसी को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। तो वो पानी नीचे से उसका रिश्ता रहता है ना, पानी मेल्ट होकर आता रहता है, तो वहाँ कुछ कभी कभी थोड़ा गड्ढा वगैरह होता है ना, वहाँ पे लेक बन जाता है। लेक मतलब क्या, पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर। ग्लेशियर मतलब क्या, बर्फ़ इकट्ठी हो चुकी है। तो कभी कभी वो उसका ना फ्लड के अंदर भी चेंज हो जाता है वो। अब उसके कारण उन्होंने कहा कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको खतरा है ऐसी फ्लडिंग का। ये न्यूकासल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली स्टडी की थी। तो स्टडी ने कहा था कि जो फ्लडिंग होगी ना, द स्टडी एस्टिमेट करती 15 मिलियन पीपल टू बी एट रिस्क फ्रॉम फ्लडिंग कॉज्ड बाय ग्लेशियल लेक्स। ऑलराइट, हाईएस्ट नंबर ऑफ दोज एक्सपोज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। तो थोड़ा डेटा यहाँ पर 3 मिलियन का, हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोज्ड का, और उनका ये खतरा तो ऑलमोस्ट 15 मिलियन को है, यानी कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को इसका नुकसान हो सकता है। स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ना, हमारे काम का नहीं है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बियॉन्ड जाता है।
ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया ऑलरेडी, इसको कवर करेंगे हम लोग आज। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, नहीं पढ़ना। हाँ, ये है हमारे पास एक टॉपिक। हमारी कल भी हम लोगों ने ओबीसी का एक टॉपिक देखा था ना, मैंने रिवीजन में बताया था हल्का सा। तो ओबीसी की एक रिपोर्ट आनी चाहिए थी। तो हुआ क्या था ना, 2017 में कमीशन बैठाया गया था जस्टिस जी रोहिणी जी का। उन्होंने कहा था कि ओबीसी के अंदर ना और फर्दर सब कैटेगराइजेशन करो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट 3000 के आसपास ऐसी कास्ट है ओबीसी के अंदर जो डोमिनेट करती है रिजर्वेशन को और बाकी बेनिफिट्स को। तो इसका सब कैटेगराइजेशन और किया जाए। उन्होंने कहा था कि 27% को ना और डिवाइड किया जाए, कि इसमें से कुछ और कैटेगरीज बनाई जाएंगी। एंड उसमें और फर्दर हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है रिजर्वेशन की, कितनों को नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब इसमें टाइम लग रहा है, बिकॉज इट वॉज करंटली फाइनलाइजिंग द डिसएम्बिगुएशन एक्सरसाइज ऑफ द एंटायर कास्ट सेंसस इन द एग्जिस्टिंग सेंटर लिस्ट ऑफ ओबीसी। इसमें टाइम लग रहा है, उसके ऊपर सवाल किया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया डेवलप कर रहा है बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइना कंसर्न। रिसेंटली क्या हुआ ना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के आसपास ना हमारे जो बॉर्डर मैटर्स थे ना, वो थोड़े एस्केलेट कर गए थे। हमारे इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज बेहतर हो गए, हम लोगों ने और चैनल्स ओपन किए थे। तो हमारे जो डिफेंस जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम लोग कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि चाइना की वजह से कर रहे हैं। ये कारण ही साफ है। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे ना, इनके प्रोजेक्ट्स आए हमारे LSC के आसपास में, और बॉर्डर कनेक्टिविटी को हम लोगों ने और बेहतर किया है अपने फ्रेंडली नेबर्स के साथ। फिर मिस्टर जयशंकर ने यह भी कहा था कि लास्ट मंथ एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट 135 किलोमीटर का चुसूल डुंगटी फुकचे डेमचोक रोड बनाया गया था लद्दाख रीजन के अंदर, उस पर काम चल रहा था। एंड एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें बताया था कि जो चाइना बॉर्डर के एरियाज में जो लेंथ ऑफ रोड्स है ना, पिछले 8 सालों के अंदर वो रही है 6806, और उससे प्रीवियसली 2008 से 2014 के अंदर सिर्फ 3000 के आसपास की रोड कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो ये ज़रूरी है, ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देन ये टॉपिक है 6775 URLs को ब्लॉक किया गया था 2022 में। एक पैनल जो 53 टाइम्स मिला था। तो एक कमेटी है जो कंसिडर करती है ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को, वो आती है हमारे IT रूल्स 2009 के अंदर। वो 2022 में 53 टाइम्स मिली थी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसेंटली बताया था पार्लियामेंट को। अब हुआ क्या था ना, 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक किया था। उन्होंने कहा था कि पैंडेमिक को गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उस चीज़ का क्रिटिसिज्म बहुत किया गया था इसलिए। और फिर बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर एक RTI फाइल किया गया था बाय द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा। उन्होंने कहा था कि 6000 के आसपास जितने पोस्ट और वेबसाइट जो ब्लॉक किए गए थे ना, उसमें से आधे से ज़्यादा जो थे ना वो ट्विटर के ऊपर थे। तो ये डेटा है, आपको चाहो तो लिख सकते हो। ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, गवर्नेंस के टॉपिक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो, GS2 में और GS4 में। और किसी का अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो टॉपिक है ना, ऑप्शनल है ना, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर पाओगे। हिलेरी क्लिंटन जो कि फॉर्मर US की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने बताया था कि हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और उनके वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इक्वल पोजीशंस होती हैं, तो उनके हाईएस्ट डिप्लोमेट होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो पहले थी हिलेरी क्लिंटन। तो उन्होंने वेडनेसडे को विजिट किया था हमारे इंडिया में जो एलोरा केव्स है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, उसको। एंड इसके साथ ही जो राष्ट्रकूटा एरा के एलोरा केव्स हैं, क्योंकि अपने आप में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ग्रेनेश्वर टेम्पल भी गए थे जो कि 12th ज्योतिर्लिंग है। अब इनको ना, अब अपने न्यूज़ में आ गया ना, अपने मैप पर मार्क कर लेना, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, पता होना चाहिए आपको। नाउ सी देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, शिमला इज लूजिंग इट्स वाइट विंटर, जस्ट 1 डे ऑफ स्नोफॉल दिस सीजन सो फार। अब शिमला अक्सर जाना जाता है बर्फबारी के लिए, वहाँ पर सुंदर नज़ारा होता है देखने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि शिमला के अंदर ओनली 6 सेंटीमीटर की स्नोफॉल हुई है इस विंटर के अंदर। ऑलराइट, और ये जो सीज़न है ना, एक्चुअल में होता तो नवंबर से लेकर मार्च तक है, लेकिन उसमें सिर्फ 6 सेंटीमीटर की स्नोफॉल हुई है, और सिर्फ 1 दिन की हुई है। ऑलराइट, तो ये वन ऑफ द सेकंड लोवेस्ट स्नोफॉल देखने को मिला है इसमें सिंस 2008 से 2009 तक। तो 2009 और 10 के अंदर वहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर की स्नो हुई थी। एंड एक डेटा जो कंपाइल किया गया था वहाँ की लोकल ऑब्जर्वेटरीज के द्वारा, उन्होंने कहा कि शिमला को ना हाईएस्ट स्नोफॉल देखने को मिला था 1989-90 में, जहाँ पर 262 सेंटीमीटर की स्नोफॉल हुई थी। और 2005 और 6 के अंदर तो उनको कोई स्नोफॉल हुई ही नहीं थी। तो ये सब क्लाइमेट इनकन्सिस्टेंसी के कारण है, इनवेरिएबिलिटी है, अब्रप्टनेस है, एंड इसके कारण इंटेंस कोल्ड या फिर टू वार्म कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। ये हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है। अब देखो, क्लाइमेट चेंज में जब बदलाव होते हैं ना, तो वो टॉपिक्स आते हैं, वहाँ पर ये रिसेंट की बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन जाती है आपकी, कि IMD के द्वारा ये डेटा दिया गया था, और ये बहुत रियल लाइफ इशू बन जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में लिखना विल गिव यू मोर मार्क्स देन सिंपली लिख देना कि स्नो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। यू राइट कि एज पर IMD दिस इज द सिनेरियो, इस साल सिर्फ 6 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, इस आंसर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को ऐसे नोट डाउन करते चला करो। एक्चुअल में न्यूज़पेपर से ना ऐसे ही डेटा कलेक्ट करना होता है,
पूरी न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और ऐसे साथ साथ पढ़ते रहोगे तो आपको आइडिया लग भी जाएगा। कुछ आप लोगों के लिए मैं काम ईजी कर देता हूँ, कुछ अपनी साइड से करते रहा करो, नोट डाउन करते रहा करो। अब ये है जो ट्रैवलर्स होंगे ना फ्रॉम द G20, अब G20 पूरे साल में बहुत कुछ होने वाले हैं इवेंट्स वगैरह, तो जो भी वहाँ से आएंगे ना वो अपनी पेमेंट वगैरह यूपीआई के तहत कर सकते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि जो यूपीआई का स्कोप है ना उसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं कि जो भी इनबाउंड ट्रैवलर्स होंगे ना उनको अलाउ किया जाएगा। तो बेसिकली यूपीआई का एक्सेस प्रोवाइड करना है हम लोगों को, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होता है एनआरआईज को, उनके इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के साथ ये पहले भी प्लान किया गया था। तो अभी राइट नाउ प्रपोजल ये है कि जो भी ट्रैवलर्स वगैरह आएंगे ना हमारे इंडिया के अंदर एज फॉर दिस G20 कंट्रीज़ की मीट वगैरह के लिए, उन सबको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। देखो यूपीआई इंडिया का सक्सेसफुल मॉडल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ही अच्छा तरीका है पेमेंट करने का, एंड अदर कंट्रीज आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस। पेमेंट के मामले में जो हमारा ई-रुपया आया था ना, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी की बात की जा रही थी, इसको हम लोग शॉर्ट में ई-रुपया भी बोलते हैं, उसको लेकर भी रिसेंटली 5 और भी बैंक्स हैं जिन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। एंड जो रिटेल सीबीडीसी है ना, राइट नाउ ये सिर्फ 50,000 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। बेसिकली गवर्नमेंट इसकी टेस्टिंग कर रही है, अभी चल रहा है ना। तो दिसंबर तक इसमें 8 बैंक्स थे, 5 सिटीज़ के अंदर थी, एंड तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी अडॉप्शन पे काम किया जा रहा है। वो उसको रश नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि इसमें छोटी मोटी खामियां जो उनको इजीली इनिशियल लेवल को डिटेक्ट कर लिया जाए ताकि पूरी कंट्री में रोल आउट करने से पहले। तो ये एक्चुअली में अच्छा तरीका होता है, ऐसी चीज़ों को पायलट प्रोजेक्ट पर रन किया जाए, कुछ सिटीज़ में रन करके देखो, कुछ यूज़र्स को रन करके देखो, फीडबैक लो उनके क्या बदलाव किए जा सकते हैं। जब उन लगे कि उन सबके लिए बहुत सक्सेसफुल हो गया, उनके फीडबैक्स लो, टेस्टिमोनियल्स लो, पोस्ट करो कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, एंड फिर कंप्लीटली इसको रोल आउट कर दो। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो एक्चुअल में यही करती हैं। राइट नाउ जो गूगल का जो एआई है ना, ब्रैड, वो भी यही कर रहा है। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था ना जब एडिटोरियल, तो उसमें इसका नाम भूल गया था, गूगल का जो नया एआई है वो यही कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर इसको रन कर रहे हैं इन चीज़ों को, एंड उसके बाद इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये थे हमारे कुछ मेजर हाईलाइट्स। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल, नेग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज। ये लिखा है के सुजाता राव जी ने, जो कि फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मुझे लगता है कि जितने भी मैंने अभी तक एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ाया ना इस चैनल पे टिल डेट 9 फरवरी 2023 तक, दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एडिटोरियल रिटर्न सो फार। इसमें इतना कुछ है ना कि मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि इस एडिटोरियल को ना इतना संभाल के रखना कि इसकी लाइन टू लाइन याद कर लेना, ठीक है। मेरे को जब इसको पूरा पढ़ के हाईलाइट कर रहा था ना, मुझे लगा था कि पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है, और ये इतना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया ना, इतनी इंटरेस्टिंग कंटेंट है ना इसके अंदर। तो पीडीएफ में जब आपको दूंगा ना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से इसको ये स्क्रीन ये पूरा का पूरा मैं आपको दूंगा पीडीएफ में, इसको सेव कर लेना अलग से, ठीक है। ये ज़रूरी, इसमें इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेज है ना, इतना अच्छे कीवर्ड्स हैं कि आप इसको याद भी कर लोगे ना तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखो उसकी शुरुआत कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है। द स्टैग्नेंट एलोकेशंस इन द बजट फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन रिमाइंडेड मी ऑफ द फिल्म द लास्ट जार। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन का बजट में रुकावट डाली गई ना, उससे इनको लास्ट जार की जो मूवी थी उसकी याद आ गई थी। दिस इज़ अ वंडरफुल स्टार्टिंग। देखो एक ब्यूरोक्रेट है, एक ज़माने में इन्होंने भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था, और दिस इज़ हाउ शी राइट्स, ठीक है, आज की डेट में। तो इनसे सीखना होता है आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि एडिटोरियल को लाइन टू लाइन पढ़ना होता है, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। अब कहानी के अंदर तो मैं आपको बता रहा था कि नेग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर हैज़ कॉन्सिक्वेंसेज पे इतना परसेंटेज दिया, इतना परसेंटेज नहीं दिया, इतना पैसा दिया, ये सब डेटा बता देता है, बट क्या फ़ायदा उसका? यही तो कंटेंट होता है। इवन आप ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग मेरे को इतनी अच्छी लगी ना कि मेरे को लगा नहीं कि मैं एक दो कीवर्ड को हाईलाइट करूँ, मुझे लगा तो पूरा नोट डाउन किया जा सकता है आप लोगों के द्वारा। उसमें एम्परर निकोलस थे, ही आस्क्ड हिज कम्युनिस्ट कैप्टर्स वाई ही हैज़ बीन इम्प्रिजन, यानी कि एक एम्परर थे, राजा थे, उन्होंने अपने कम्युनिस्ट के कैप्टर जिन्होंने उसको कब्जे में रखा था उनसे पूछा कि मुझे क्यों इम्प्रिजन किया गया है, डिस्पाइट कि मैं रशिया को भी पसंद करता हूँ, उसके प्रति वफादार भी हूँ। तो जिन्होंने उनको पकड़ा था उन्होंने कहा था कि आप रशिया को तो पसंद करते हो लेकिन उसके लोगों को पसंद नहीं करते। देखो अब इन्होंने छोटा सा एक एनेक्डोट डाला यहाँ पर, और उसको कनेक्ट कैसे किया, ऊपर से भी कनेक्ट किया और नीचे से भी कनेक्ट किया। फिर क्या लिखा, इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ गवर्नेंस आर द बजट्स अ रीजनेबल वे ऑफ असेसिंग दिस क्वालिटी इन आर लीडर्स फॉर दोज हु इलेक्टेड देम। दिस इज एग्जैक्टली, तुमने इतनी अच्छी शुरुआत करी, तुमने सीधा मुद्दा उठा दिया, तुमने उसमें एनेक्डोट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तुमने एक अच्छी कहानी भी लिख दी, तुमने गवर्नेंस, बजट और हर चीज़ को भी बारे में मेंशन कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बहुत सुंदर एडिटोरियल है। बजट्स बोरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब देखो सडनली दोबारा से रीडर की अटेंशन को पुल करने की कोशिश की है। बजट बोरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर हम उनको देखते हैं ओनली फॉर द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ टू सेक्टर, लेकिन हम उनका ईगरली इंतजार भी करते हैं। ऑलराइट, तो हु और व्हाट इट लव्स मोर, एंड इस तरह का जजमेंट जो होता है ना, एंड सच अ जजमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट, इसमें बजट हमको हेल्प करता है टू इन फर्दरिंग इक्विटेबल एक्सेस ऑफ ऑल द सिटीजन टू बेसिक पब्लिक गुड्स। ये समझ में नहीं आएगा लेकिन इसको इग्नोर ही करना। अब देखो ये वाली चीज़ बहुत सही लिखी हुई है। अगेन ये एक पूरा पैराग्राफ है जो आपको एग्जाम, भाई ये इसमें पैरे के
ये 3 पैराग्राफ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से थे, तो जो आप डायरेक्ट अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट मत लेना, यहाँ पर जो PDF दूंगा ना उसमें से निकाल लेना। अभी देखो इन्होंने क्या लिखा है कि सून आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद ना यूके की हालत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने ना अपना NHS स्टार्ट किया था, नेशनल हेल्थ सर्विस, तो यानी सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए। तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात की थी। हमारे यहाँ पर इंडिया में भी हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना DPSPs के अंदर, तो आर्टिकल 35 से लेकर के और फिर 51 तक जाते हैं हमारे DPSPs में। तो एक सोशल इकोनॉमिस्ट थे विलियम बेवरेज, उन्होंने एक बात की थी 5 जाइंट एविल्स की। वांट, देखो 12 से 15 होते हैं फंडामेंटल राइट्स, फिर वहाँ उसके बाद 51 तक जाते हैं हमारे DPSPs, और उसके अंदर फिर एक और आर्टिकल ऐड जाता है 51 के अंदर ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ये वर्बली आपको याद होना चाहिए सारी की सारी चीज़ें। तो बेवरेज ने एड्रेस किए थे 5 जाइंट एविल्स होते हैं, वांट, डिजीज़, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। अगर इंडिया का भी विजन है ना कि इस तरह के आर्टिकुलेशन पर हम लोग काम करें, तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पहले बेसिक सर्विस देनी पड़ेगी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन और हाइजीन, रादर देन एयरपोर्ट्स, हाईवेज एंड स्पीड ट्रेन्स। उसने कहा ये भी दो, बट पहले प्राइमरी के ऊपर फोकस करो। फुलफिलिंग द कमिटमेंट्स, ऐसा हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना हैज़ बिन फेयर इन दिस ईयर्स बजट, क्योंकि गवर्नमेंट ने 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन दिए थे, ठीक है। 500 के आसपास बैकयार्ड ब्लॉक्स डेवलप किए हैं, हाउसिंग का एक्सेस बढ़ाया है, क्लीन वाटर का एक्सेस दिया है, टॉयलेट्स का दिया है, एम्प्लॉयमेंट भी दिया है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत, स्किल डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। लेकिन ये सब ना पार्शियल गेन्स हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो नेसेसरी इशू था ना वो था वाइडनिंग इनइक्वालिटी को, उसको एड्रेस नहीं किया। ये पूरा का पूरा आर्टिकल में ना यही लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ पॉजिटिव बताई गई, फिर उसका सडनली उसका नेगेटिव काउंटर भी दिया गया है। हैंड टू हैंड उसको कैसे सॉल्व करना होता है, किसी चीज़ की अच्छी बात भी बताई गई है, उसके बाद उसके कुछ कमियां भी निकाली गई है। यहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छी बात, गलत बात बताई थी, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। बजट के बारे में बताया, बोरिंग डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, सडनली क्या हो सकता है। यू सी एवरी टाइम शी इज़ काउंटरिंग हर ओन आर्ग्यूमेंट इमीजिएटली। तो इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होगा ना, वो जो रीड करेगा, रीडर, उसका ध्यान बट नहीं सकता। जब आप एक मोनोटोनस तरीके से चल रहे होते हैं ना, तो ध्यान बटने लगेगा। बट दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, इसको संभाल के रखना है, इसको बार बार रीड करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने लिखने का तरीका क्या है। ऑल राइट, फिर क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बिसाइड्स फॉर द सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, विच शुड नॉट बी स्किप। तो नो कंट्री कैन गो फॉर इफ, अगर कोई भी कंट्री अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती संसार के अंदर, अगर उनका बहुत सारे पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन होता है वो इलिटरेट होता है, अनहेल्दी होता है, मालनरिश होता है, ठीक है। तो जो भी कंट्री जो डेवलप्ड है आज की डेट में, उन्होंने अपने एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में बहुत सारा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अब देखो सिंपल सा सेंटेंस लिखना और उसके बाद उसमें एक एग्जाम्पल दे देना, उसका एक एविडेंस देना। स्टडीज इन द US शो दैट आफ्टर द रीगन एरा मतलब जो रोनाल्ड रीगन उनके प्रेसिडेंट थे ना, तो 1980s का टाइम था, ठीक है। उन्होंने कहा कि US में पता चला था कि रीगन एरा के टाइम पर ना इनोवेशन और साइंटिफिक कैपेबिलिटी को ना काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन में था ना उसको रिड्यूस कर दिया था। वो चाह रहे थे प्राइवेटाइजेशन पे काम करना। ऑलराइट, देखो जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी है ना, ट्रंप इज ऑल्सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जो प्राइवेटाइजेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को, ठीक है ना। ही वॉज अ वेरी ट्रू नेशनलिस्ट पर्सन। वो कहता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में दूसरी देश में क्या हो रहा है, हम US वाले क्यों बार बार जाकर सारी दुनिया को संभालेंगे, हम अपनी कंट्री पे काम करेंगे ना, अपने देश को बचाएंगे। इसलिए उसने बहुत सारी जगह से विड्रॉ भी कर लिया था, बहुत सारे ग्रुप से। अब निकारागुआ भी है। निकारागुआ कहाँ पर है, अगर आप लोग ग्लोबल मैप देखते हो ना, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पर सब अपने अर्जेंटीना वगैरह हैं, ब्राज़ील हैं, चिली वगैरह हैं। तो यहाँ पर अपना USA है, ठीक है, यहाँ पर अपना मैक्सिको भी है। यहाँ पर दोनों के बीच में ना ये लिंक बनते हैं, छोटा सा कंट्री बनता है, एक ऐसे ग्रुप्स है ना ये पूरा। यहाँ पर अपना अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर अपना पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर है निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ठीक है। तो छोटा सा कंट्री यहाँ पर। तो कह रहे इवन जो निकारागुआ था ना, उसकी इकॉनमी भी थी ना, वो शैम्बल्स में थी, टुकड़ों में थी, बिखरी हुई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया था। ट्रेजेडी क्या होती है, हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस से ही उसने इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन और जो हेल्थ है ना, वो हमारे ग्रोथ के सेंट्रल पॉइंट पर फॉर्म होती है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए जो बजट था ना, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, ठीक है। एक स्टडी से पता चला था कि 230 मिलियन इंडियंस स्लिड इनटू पॉवर्टी ड्यू टू COVID-19। ऑलराइट, अब चलो ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। से पॉवर्टी का लेकर के हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, ठीक है, नो पॉवर्टी, तो पता होना चाहिए। पहला वाला पॉवर्टी का है, सेकंड फिर हंगर का है, फिर एजुकेशन इनइक्वालिटीज, इस तरीके से हैं। अब ASER की रिपोर्ट में पता चलता था कि जो स्टेट ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे क्लास 5 के जो बच्चे थे ना, वो क्लास 2 की बुक को नहीं पढ़ पा रहे थे,
ये भी प्रॉब्लम आई थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा बताता था कि जो बच्चे थे ना जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, उसमें से 35.5% ऐसे जो स्टंटेड थे। स्टंटेड का मतलब होता है उनकी हाइट जो थी ना उनकी एज के मुकाबले कम थी, एंड 32.1% अंडर वेट थे, उनका वजन कम था। फिर भी उसकी इतना डेटा होने के बावजूद, ठीक है, ये जो ऑथर है वो यही कहना चाहते हैं, इतना होने के बावजूद भी एजुकेशन और न्यूट्रिशन के जो एलोकेशन थे ना बजट में वो स्टेगनेंट है। जो बजट था ना मिड डे मील्स का, उसको भी 9% तक रिड्यूस कर दिया गया था, और उसमें इन्फ्लेशन की तो बात भी नहीं की गई थी, ठीक है। और जबकि ये तब था जब प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बच्चे जो थे पब्लिक स्कूल के अंदर उनका एनरोलमेंट इंक्रीज हो रहा था, तो मिड डे मील स्कीम का पैसा बढ़ाना चाहिए था ना। और जो प्राइवेट स्कूलिंग होती है ना अनअफोर्डेबल होती जा रही है, बहुत महंगे होते जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल। डिजीज़ बर्डन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं, मेंटल हेल्थ है, गेरियाटिक केयर है, जो वृद्ध होते हैं ना उनका भी रख रखाव होता है, इस कम्युनिकेबल डिजीज़ का लोड बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया के अंदर ना एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अफोर्डेबल डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की। देखो किस तरीके से बीच में इशू को हाईलाइट किया है पूरे के अंदर, ठीक है। अब जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, मैंने जब पूरा सीक्वेंस में पढ़ रहा था ना, बिना अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार बीच में, तो फ्लो टूट रहा है। बट जब आप रीड करते हो ना एक एक लाइन को, तो मैं बस हाईलाइट करते जा रहा था, रीड कर रहा था, तो मुझे समझ में आ गई बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ आर्टिकल है। मैं बार बार तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्किप ना करो गलती से भी, खुद बैठ के पढ़ना है इसको एक बार। फॉल्ट लाइन्स की बात करते हैं। देखो आप जब आप लोग ऐसे लिखते हो ना, ऐसे के अंदर ऐसा नहीं, आप टाइटल भी लिख सकते हो, ऐसे टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं होता कि ऐसे के अंदर आपको ऐसे राइटिंग में सिर्फ पैराग्राफ ही लिखने होते हैं, ऐसे टाइटल्स भी ऐड किए जा सकते हैं पैराग्राफ से पहले। तो कोविड-19 के कारण ना 3 हमारी मेजर फॉल्ट लाइन सामने आई थी। कौन सी? एक तो फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि लोगों के खर्चे वगैरह बहुत हो रहे होते हैं, ठीक है। और ब्रोकन डाउन प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, ठीक है, और खास करके जो नॉर्थ रीजन है ना, नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब हो गया था। तीसरा था एब्सेंस ऑफ वेल इक्विप्ड एंड फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो कि हमारी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे। तो इंडिया को ज़रूरत है रिसोर्सेज की एंड अ बोल्ड इमेजिनेशन टू एड्रेस दीज, ठीक है। इशू बताए और इमीडिएटली लास्ट लाइन के अंदर बता दिए कि इसको कैसे टैकल करना है। इसके अलावा भी हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क है, बहुत केओटिक है। बहुत सारे हमारे लॉज ऐसे हैं उसमें इन्फॉर्मिटीज़ हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वहाँ पर। बहुत सारे कानून को स्क्रैप करना है, कुछ को अमेंड करना ज़रूरी है ना, कुछ में गवर्नेंस को बेहतर करना है। हमें हेल्थ टू मार्केट की फोर्सेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। कोविड-19 ने इस बात को भी हाईलाइट किया था कि हमको पब्लिक हेल्थ में और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ना। हमारा डिजीज़ सर्विलेंस हमें बेहतर करना होगा ताकि इस तरह के शॉक्स को हम लोग फर्दर फ्यूचर में एब्जॉर्व कर पाएँ। फिर एड्रेसिंग ऑल दिस इज़ द अर्जेंट, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वर्स्ट इज़ ओवर, ठीक है ना। ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो सिटीजन्स के प्रति कोई भी ऐसी जो हेल्थ केयर सिस्टम के इश्यूज होते हैं ना उन सब में एक फायरवॉल क्रिएट करे। हमको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए जिसमें एडिक्वेट फंडिंग भी होनी चाहिए ताकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया जा सके। साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाना है, हेल्थ सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है। वो कह रहे हैं कि 157 नर्सिंग स्कूल डेवलप करने से, ठीक है ना, एंड कोशिश करने से कि जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं ना उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का आंसर नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद इक्विटी और जस्टिस, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी नेशन की पॉलिटी को गाइड करती हैं। तो हम लोग पॉलिसी एंड मनी एलोकेशन को मेजर कर सकते हैं तभी जब हमारी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होगी शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, उसको करना होगा हमें लॉन्ग टर्म के अंदर, और वो अनसस्टेनेबल है तो उसको सस्टेनेबल बनाना होगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है ना, जो कि करेगा, तो वो पुअर और जो मार्जिनलाइज होते हैं ना वो होते हैं जो बहुत डिसप्रोपोर्शनेटली सफ़र करते हैं। लेकिन जो डिजीज़ होती है ना इज़ एन इक्वलाइजर। तो बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं ना वो भी कोविड में मरे थे, ठीक है, क्योंकि उनको भी बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। तो जो कीमत हमको चुकानी पड़ी थी ना उसके द्वारा जो हमको पार्ट सीखना पड़ा था उसे याद रखना ज़रूरी है। अगर हम लोग नेगलेक्ट करेंगे अपने हेल्थ सेक्टर को तो हम लोग उसके क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स को भी डिनाई करेंगे और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। अब जिसको अच्छा लगे वो उसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, कहीं पर संभाल के रख लेना। जिसको ना लगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के कंटेंट होते हैं, सबको पसंद आता है, सबको नहीं आता। मुझे बहुत सही लगा इसलिए मैंने आप लोगों को बार बार बोला इसको संभाल के रखना है। इसमें बहुत इसकी राइटिंग का जो पैटर्न है ना, स्ट्रक्चर, एविडेंस देना, आर्ग्यूमेंट देना, ठीक है, गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज भी किया इन्होंने और उसके बाद उसकी तारीफ भी की बीच में छोटी छोटी, ठीक है। तो फ्लो टूटने नहीं दिया, तो ये बहुत सुंदर था। एक एडिटोरियल है हमारे पास, अ क्विक रिसेट। इंडिया एंड कनाडा आर लुकिंग एट द बिग पिक्चर एज दे पुट बिहाइंड द डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है मतभेद, आपसी कुछ विकल्प हो जाता है उसको बोलते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडिया के और जो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना उनकी मीटिंग हुई थी, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया हमारे G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है, उसका आने वाले बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले। तो भारत का जो एजेंडा है ना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि कनाडा के साथ हम लोग अपने रिलेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं।
तो कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जॉली, वो बायलैटरल टॉक्स के लिए आए हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर। हमारे जो उनके जो काउंटर पार्ट है यानी कि हमारी साइड से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी, उनके साथ। तो वो दिल्ली में दोबारा भी आएंगी जब G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीट होगी मार्च में, और उसके बाद वो दोबारा उसके बाद फिर से आएंगी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आएंगे जस्टिन ट्रूडो G20 के समिट के लिए। फिर उसके बाद बहुत सारी भी मिनिस्टर्स की मीट होंगी, बाकी G20 की मीटिंग्स होंगी, तो उनसे मुलाकात होती रहेगी। दूसरा जो कारण था ना कि किस तरीके से इंडिया के जो रिलेशन थे वो कनाडा के साथ बेहतर हुए, उसका कारण ये भी था कि कनाडा के रिलेशन चाइना के साथ ख़राब हो गए। नवंबर में कनाडा ने अनाउंस की थी अपनी न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जहाँ पर उन्होंने चाइना को एक इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव ग्लोबल पावर के नाम पर एक टैग दिया था, और उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ना एक क्रिटिकल पार्टनर है, और उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ हम लोग अपनी डेमोक्रेसी के और प्लूरलिज्म के जो ट्रेडिशंस है ना उनको शेयर भी करते हैं। चाइना में तो मतलब क्या ही डेमोक्रेसी है, कहने के तो पाकिस्तान में भी नहीं है डेमोक्रेसी वैसे। इसके अलावा कनाडा जो था वो नए मार्केट्स के बारे में भी सर्च कर रहा था कि कैसे अपना चाइना के अलावा वो किस किस के साथ अपना इकोनॉमिक मार्केट को और फर्दर एनहेंस कर सकता है। फिर वो चाहता है कि इंडिया के साथ ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए जाएं। तो जो ऑफिशियल्स थे ना वो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट की इस साल में, एंड वो होपफुल है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हम लोग काम कर पाएंगे। फिर हुआ ये था ना कि 2018 के अंदर ना हमारी जो इंडिया और कनाडा की जो रिलेशनशिप थी ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, कुछ पास्ट डेवलपमेंट्स ऐसे हुए थे। तो मिस्टर ट्रूडो का एक डिजास्टर इंडिया का विजिट था, एंड उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था मोदी गवर्नमेंट को कि कैसे इन्होंने फार्मा की एजिटेशन को हैंडल किया था 2020-21 में। इसके कारण हमारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी बहुत हद तक कैंसिल भी हो गई थी। फिर ये जो हमारी जो बॉन्ड्स थे ना दोबारा से रीसेट हुए थे जब मिस्टर मोदी उनसे मिले थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से। G7 का समिट हुआ था ना जर्मनी में लास्ट ईयर, तब से हमारी जो दोबारा से कनेक्शंस इंप्रूव हो गए थे। देखो ये होता है, ये जो मीटिंग्स होती हैं ना इसमें मिनिस्टर्स वगैरह आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि ठीक है हम लोगों ने कुछ चीज़ें पहले गलत की थी, हम लोग दोबारा से अपने टाइज को बेहतर करते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी का इंटरेस्ट हो कि ये गवर्नमेंट काम कैसे करती है, खासकर कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होता है, तो अमेजॉन प्राइम के ऊपर ना एक सीरीज़ है, उसका नाम है मैडम सेक्रेटरी। वेब सीरीज़ है एक, किसी का मन हो जो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो ना वो देख सकता है खाली टाइम के अंदर। अब 24 घंटे तो पढ़ाई करते नहीं हो, है ना, एग्जाम प्रिपरेशन में भी देखी जा सकती है, खाना वाना खाते वक्त देख लिया, कभी खा ले बैठे हो, उसमें ना ये सारे जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें होती हैं। वहाँ पर ये सब समिट वगैरह GS, ये जो दुनिया भर के UN के समिट्स, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, USA, ठीक है, टर्की वगैरह सारी कंट्रीज़ का है उसके अंदर। तो उस कंट्रीज़ में पूरा जियोपॉलिटिक्स ही दिखाया गया। US का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होती है ना उसका पूरा रोल है, तो उसमें से आप समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये अभी भी हमारे बहुत सारे इश्यूज़ है जो बचे हुए हैं। न्यू दिल्ली ने अभी भी अपना कंसर्न बताया था कि वहाँ पर खालिस्तानी सेपरेटिज्म की ना बार बार आवाज़ उठती रहती है, और वहाँ पर ये भी हुआ था कि कनाडा के अंदर ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वैंडलिज्म के, यानी कि कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी तोड़ी गई थी, और इंडियन कम्युनिटी को काफ़ी टारगेट किया जाता है। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि एक रेफरेंडम पास होना चाहिए सिख कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा कनाडा ने कुछ और भी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात की थी विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड फ्रीडम्स इन इंडिया, जिसके कारण हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज़ बार बार इमर्ज होते रहते हैं। तो ये अपने आप में एक रनिंग थ्रेड की तरह बना हुआ है दोनों के बायलैटरल टाइज के अंदर। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहे पिछले एक डेकेड के अंदर, लेकिन बात है कि हमारा बहुत सारा मैसिव इंडियन डायस्पोरा जो है ना और स्टूडेंट्स के लिंक्स है कनाडा के अंदर। आप सब जानते हो पंजाब तो मतलब कनाडा में इज़ लाइक आधा पंजाब, आधे से ज़्यादा पंजाब है वहाँ पे। तो भारतीय बहुत सारे बसे हुए हैं कनाडा के अंदर, उसके कारण भी है कुछ वीज़ा पॉलिसीज़ ईजी हैं, कुछ वहाँ रहने की जगह भी अच्छी है, वहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, और तो भारतीय लोग जाते रहते हैं वहाँ पर, बिजनेस बहुत सारे सेटअप किए गए हैं। तो कनाडा के अंदर आप जाओगे आपको मतलब हर गली के अंदर आपको कोई ना कोई इंडियन मिल ही जाता है, इतना ईजी है वहाँ पर। तो कनाडा वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री जिसने भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ अपने आप को एसोसिएट किया था, लेकिन जो हमारे रिलेशनशिप थी ना वो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 1974 में डिसरप्ट भी हो गई थी। फिर हमारे टाइज जो थे वो दोबारा से इंप्रूव होने स्टार्ट होते 1980s के अंदर, लेकिन उसके बाद दोबारा से इंडिया ने कनाडा के ऊपर थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाए थे जब उन्होंने जो खालिस्तानी ग्रुप के जो 1985 की बॉम्बिंग हुई थी ना एयर इंडिया की फ़्लाइट की, और उसके बाद उसके पीछे जो खालिस्तानी ग्रुप थे उनको शेल्टर दिया था, तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो गए थे। 2010 के अंदर दोबारा से रिस्टोर हो गए थे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी कनाडा गए थे और एक एग्रीमेंट साइन किया था सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का। फिर मिस्टर मोदी भी गए थे 2015 के अंदर, तो इससे भी चीज़ें इंप्रूव हुई थी। बट 2018 के बाद वो दोबारा से रुक गए थे। इस साल टाइमिंग भी अच्छी है और मंशा इंटेंशन भी अच्छा है ताकि जो पूरे रिलेशनशिप उनको बेहतर किया जा सके। तो इसमें स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन्स क्या हो सकते हैं इन सबको देखने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर मैंने हेडलाइन वो मेजर हाईलाइट्स में कवर किया था ना, तो ये एडिटोरियल था, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। We have this topic, the 30 crore missing voters are mostly young, urban or the migrants.
2019 के जो लोकसभा पोल्स हुए थे, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा मतलब जनरल इलेक्शन बोलते हैं उसको, वहाँ पर 67.1% का वोटर टर्नआउट था। और आउट ऑफ 162 कंट्रीज जिनका एनालिसिस किया गया था, इंडिया की रैंकिंग आई थी 74th। इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ चार्ट्स हैं। चार्ट 1 है, टेबल 2, चार्ट 3, चार्ट 4। इसको टेबल 2 की बोला है, इसको चार्ट 2 लिख देते ना, ठीक है। ये गलती एग्जाम में मत करना, अगर चार्ट लिख रहे हो तो चार्ट ही लिखते रहो, टेबल लिख रहे हो तो टेबल लिखते रहो। हालांकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने टेबल था तो टेबल लिख दिया, इसमें चार्ट है ही नहीं तो चार्ट क्यों लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर ना 4-fold इंक्रीज देखने को मिला था नंबर ऑफ इलेक्टर्स के अंदर। 1962 में जितने थे ना, उसके मुकाबले आज की डेट में 4 गुना ज़्यादा हमारे वोटर्स हो चुके हैं। और इस साल 2023 के अंदर हमारे पास 94.5 करोड़ वोटर्स हैं। अब ये नंबर आप लिख लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। बट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देम स्टेड अवे फ्रॉम देयर फ्रेंचाइजी इन द लास्ट लोकसभा 2019 में जो हुआ था ना, उसमें इसमें से 94 का, अब 94.5 का 1/3 निकाल लो, ऑलमोस्ट 31 करोड़ निकलेगा। तो 31 करोड़ लोगों ने वोट किया ही नहीं था इसमें से भी, मतलब जो एलिजिबल थे ना उसमें से, तभी तो जाकर के बच गया ना 67.1। भाई 67.1 और 31 पॉइंट समथिंग लगा लो, कितना बनेगा ये, 98.1 समथिंग बनेगा। मतलब इतना सा ही कुछ था, मतलब मैं एग्जैक्ट तो मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा ना, क्योंकि इन्होंने भी कहा था ना कि ऑलमोस्ट 1/3 की बात कर रहा है वो। तो अब 94.5 में से 67.1 निकाल लो, उतने लोग थे जिन्होंने वोट नहीं की थी 2019 में। अब इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था ना, उनको एक अलग स्टेप लेना पड़ा, ठीक है। तो कुछ बातें चल रही थी कि वोटर का जो टर्नआउट है ना उसको 75% तक लेके आना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया वो लोग जो शहर में रहते हैं, यंग वोटर्स आपकी तरह और मेरी तरह, एंड जो माइग्रेंट्स होते हैं, ये सब के सब इस तकरीबन 30 करोड़ का पार्ट हैं जो कि लोकसभा इलेक्शन से मिसिंग थे। तो शहर में रहने वाले जवान लोग और माइग्रेंट्स, ये 3 कैटेगरीज उन्होंने आइडेंटिफाई की थी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि अगर इनको भी ऐड कर देते तो 75% तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इन सबको वू करने के लिए, वू करने का मतलब होता है टू गेट देम, टू अट्रैक्ट देम, टू पुल देम, इस डेमोग्राफिक्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मल्टी प्रॉन्च अप्रोच पे काम किया था। उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे, उन्होंने रिमोट वोटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया, मतलब इंट्रोडक्शन किया है। अभी रिसेंटली तकरीबन 2 महीना पहले नवंबर 2022 में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने एक अवेयरनेस रैली में पार्टिसिपेट किया था पुणे में, और उन्होंने वहाँ के जो वोट करता थे उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि अर्बन एरियाज़ में एंड खास करके यंग इलेक्टर्स को कि उनका इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए। फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे दिसंबर के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो वोटर टर्नआउट फिगर था ना, ये अर्बन एपैथी के कारण नीचे गिर गया। अर्बन एपैथी का मतलब होता है कि लोगों का शहरीकरण के प्रति जो लगाव होता है ना, कि फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और उसके बाद ना वो अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कहीं ना कहीं मूल जो जिम्मेदारियाँ कह सकते हो, अधिकार होते हैं, उनको भी भूलने लग जाते हैं। अब ये ग्रीन कलर में मैंने लिखा है, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मिस ना करें। कोटिंग द फिगर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो मेजर सिटीज़ है ना गुजरात के अंदर, दे हैव रिकॉर्डेड नॉट ओनली अ डिक्लाइन इन वोटिंग परसेंटेज एज कम्पेयर टू 2017 इलेक्शन, बट ऑल्सो उन्होंने वोट भी कम किया था। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज ही कम नहीं थी, वोट भी जो वोट हुई थी ना, लेस देन स्टेट का जो एवरेज था 2022 में, उससे भी कम था। अब ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया था कि आप इसको एक एज अ केस स्टडी नोट डाउन कर लेना। इलेक्शन कमीशन के टॉपिक्स आते रहते हैं इलेक्शन के, तो उसमें केस स्टडी का भी एक आप लिख लो। देखो आपके पूरे आंसर के अंदर अगर एक जगह दिख जाता है ना एग्जामिनर को केस स्टडी, एग्जामिनर का दिल खुश हो जाता है, अरे वाह केस स्टडी लिखी हुई है, यानी कि इसने पढ़ाई की है, इसको पता है कि अहमियत किस बात की है। तो माइग्रेंट्स के इशू को एड्रेस करने के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया था कि वो लोग एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी की रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाएंगे, जिसके कारण जो माइग्रेंट्स होते हैं वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हुए भी वोट कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होंगी, ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज की वोटिंग को हैंडल कर पाएंगे एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से। तो ये हमारा थोड़ा सा आइडिया था। अब हम लोग इन चार्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चार्ट 1 के अंदर ना वोटर्स का टर्नआउट दिखाया गया है, ठीक है, पिछले 15 लोकसभा के इलेक्शंस का। तो 1962 से लेकर के आप देखोगे वोटर टर्नआउट परसेंटेज में कितना था, फिर ये कभी कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और ये अभी ऑलमोस्ट ये 2019 की बात कर रहा है ना, ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, डेटा पढ़ते हैं अब इसको। तो पिछले 15 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 1962 में 21.63 करोड़ था, फिर ये 2019 में 91 करोड़ के आसपास चला गया था, और ये अभी 1 जनवरी यानी कि 2023 को 94.5 करोड़ हो गया था, यानी कि ये एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट है। ओके,
जो वोटर का टर्नआउट है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। 65% का मार्क इसने पिछले 2 जनरल इलेक्शंस में क्रॉस भी किया था, लेकिन 35% अभी भी प्रोसेस से गायब है। टेबल 2 के अंदर बात की जा रही है, 3 पार्लियामेंट्री सीट्स थी फ्रॉम द सेलेक्ट स्टेट्स विच रिकॉर्डेड द लोवेस्ट वोटर टर्नआउट इन द 2019 इलेक्शंस। अब इन्होंने स्टेट वाइज बता रखा है इस स्टेट के अंदर कौन सी लोग ये एरियाज थे जहाँ पर कम वोटर का टर्नआउट कम देखने को मिला था। अब आप देख लो, आपका अपना राज्य देख लो और आपका शहर देख लो कि आप अगर उस शहर से बिलोंग करते हो तो कि आपके शहर का जो वोटर टर्नआउट था वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिला था। यही बताया था इसके अंदर इन्होंने। चार्ट 3 के अंदर बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्टर्स रजिस्टर्ड फॉर द जो रिसेंट के जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे ना कंट्रीज़ के अंदर, तो उनका कि सिर्फ टॉप 10 कंट्रीज़ का डिपेक्ट किया गया था। इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इंडिया का जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स है ना वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है यूएस का, और सेकंड कंट्री है लिस्ट के ऊपर। इंडिया का जो वोटर बेस है ना वो यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया, पाकिस्तान, जापान को मिलाकर के ना उससे भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, कितने गया हमारा? हाँ, चार्ट 3 में बताया नंबर ऑफ इलेक्टर्स रजिस्टर्ड। ठीक है, अब आप इंडिया का देख लो, इन सब का मिला करके ना इनसे भी ज़्यादा जाता है ये इंडिया का। ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है। तो इंडिया का वोटर टर्नआउट जो है ना वो 67.1 था लास्ट लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, और हमारी जो रैंकिंग दी गई थी वो हमारी 74 थी आउट ऑफ 162 कंट्रीज़। चार्ट जो 4 है हमारा यहाँ पर 4 दिखा रहा है, इसमें वोटर टर्नआउट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज इन देयर लेटेस्ट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये उल्टे कर दिए क्या इन्होंने? अच्छा हाँ, यही तो था चार्ट 4। ठीक है, तो ओनली द वोट शेयर जो मोस्ट रिसेंट इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे ना उसके अंदर इंडिया का जो वोट शेयर था वो बांग्लादेश से भी पीछे था। बांग्लादेश में 80% था, मतलब लास्ट जो इलेक्शंस हुए थे। अभी इंडिया में जो लास्ट हुए थे उसमें 67.1 का टर्नआउट था। बांग्लादेश में जो लास्ट इलेक्शन हुआ 80% का था। ब्राज़ील में 79, श्रीलंका 75, है ना। लेकिन रशिया, पाकिस्तान और नेपाल को हम लोगों ने फिर भी सरपास किया था। तो अच्छा रेट है यहाँ पर सारा जो भी था, कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर ही सकते हो। ये केस स्टडी ज़रूर याद रखना, इसको मत भूलना गलती से भी। हमारे पास ये एक एडिटोरियल का टॉपिक है, कार टी सेल थेरेपी द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना टी सेल का, ये रिसेंटली प्रीलिम्स के एग्जाम में आया भी था आपका 2022 के में। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैंसर क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट की कौन सी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, और ये कार टी सेल वाली थेरेपी है ये क्या है, इसका क्या एडवांटेजेस हैं। तो कैंसर इज अ डिजीज विच कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स टू इवेड ट्रीटमेंट। वी नीड टू कीप डेवलपिंग मोर सोफिस्टिकेटेड थेरेपीज with a few side effects as possible. A new development on this front, holding the attention of many researchers worldwide, is the CAR T-cell therapy. एडिटोरियल्स है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि एडिटोरियल्स को लाइन टू लाइन पढ़ो, बहुत कुछ होता है यहाँ पर। हालांकि इसके अंदर ना आपको जो कंटेंट मिलेगा दिस इज़ मोर अबाउट प्रीलिम्स। इसमें यहाँ पर आपको मेंस स्पेसिफिक कुछ खास नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ वेरी रेयर चांस कि यहाँ पर मेंस से क्वेश्चन बनेगा, बट दिस इज़ मोर अबाउट, देखो ना साइंस एंड टेक में भी ना कुछ रेंज है, उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे जो बायो टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस वो पूछता है मेंस में, लेकिन वो कौन से पूछता है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप्स वाले। लेकिन जो डिजीज़ और ह्यूमन बॉडी वाले होते हैं ना वो अक्सर वो प्रीलिम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना ट्रेंड, तो आपको समझ में आ गया कि साइंस एंड टेक के कौन से क्वेश्चन है जो सिर्फ मेन स्पेसिफिक पूछता है यूपीएससी, और कौन से जो सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते हैं। तो कैंसर को ना, अब कैंसर क्या होता है ना, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ना अनरेगुलेटेड तरीके से ना सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि सेल्स जो होते हैं मल्टीप्लाई होते रहते हैं अपने आप में, और वो अनरेगुलेटेड होते हैं, जिसके कारण एक ट्यूमर बन जाता है विच कॉजेज प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए ना, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक तो सर्जरी होता है जिसमें से हम उस कैंसर को रिमूव करते हैं, एक होता है रेडियोथेरेपी, यानी कि हम लोग उसमें ट्यूमर के ऊपर आयोनाइजिंग रेडिएशन डालते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड एक होता है सिस्टमिक थेरेपी, यानी कि मेडिसिन वगैरह की हेल्प से हम लोग उस ट्यूमर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। देखो, सर्जरी से हमने उसको रिमूव कर दिया, रेडियोथेरेपी से हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और मेडिसिन से उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सर्जरी और जो रेडियोथेरेपी थे ना, इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन किया गया है, लेकिन सिस्टमिक थेरेपी के अंदर ना बहुत सारे एडवांसमेंट आए हैं। एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला था इसी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कार टी सेल थेरेपी। तो ये सिस्टमिक थेरेपी कैसे इवॉल्व हुई है, इसका जो सिस्टमिक के अंदर जो सबसे पहले आता था वो आता था कीमोथेरेपी। आप लोगों ने सुना भी होगा ना कुछ लोगों को कि कीमो ट्रीटमेंट चल रहा है ना। अब ये भी हमारे कैंसर सेल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, लेकिन कैंसर के अंदर होता क्या है, बहुत ही रैपिड तरीके से अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो रही होती है, और हमारे हीलिंग मैकेनिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कीमोथेरेप्यूटिक जो ड्रग्स होती हैं ना, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी मॉडेस्ट होता है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिसके कारण हमारे दूसरे सेल टाइप को भी इम्पैक्ट करता है। तो आफ्टर कीमोथेरेपी हम लोग आए थे इम्यूनोथेरेपी पर। यहाँ पर जो ड्रग होती है ना, कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ ना अपने आप को बाइंड कर लेती हैं, एंड कहीं ना कहीं ये वो टारगेट्स होते हैं जो हमारे ट्यूमर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी उसको टारगेट को अटैक करना स्टार्ट करती है।
इसके साइड इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं एंड इसका जो इम्पैक्ट नॉन ट्यूमर सेल्स पर होता है वो भी बहुत कम होता है, लेकिन ये उन्हीं सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट करती है इम्यूनोथेरेपी जहाँ पर हम लोगों को ट्यूमर के टारगेट्स विजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। तो फिर इसके बाद देखो 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, सर्जरी पढ़ी, रेडियोथेरेपी पढ़ी, सिस्टमिक थेरेपी पढ़ी। सिस्टमिक के अंदर हम लोगों ने कीमोथेरेपी देखी और ये कौन सी थी नाम भूल गया, इम्यूनोथेरेपी देखी, और अब इसमें हम लोग CAR-T की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट याद रख रहे हो कौन से टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं CAR-T सेल्स के अंदर। ओके, CAR की फुल फॉर्म होती है किमेरिक, इसको चिमेरिक बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं हूँ, बाकी जो न्यूज़ में सुनते रहते हैं देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो उससे किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसको CAR-T सेल ही बोलो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो बाकी कीमोथेरेपी होता है, जो इम्यूनोथेरेपी होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा ओरल मेडिकेशन वगैरह भी दिया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है ना जिसको कैंसर हुआ था उसी के सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनको फर्दर लेबोरेटरी के अंदर मॉडिफाई किया जाता है, तो उसमें T सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि हमारे इम्यून सेल्स का ही पार्ट होता है और वो अटैक करते हैं हमारे ट्यूमर को। अब ये जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग ने लैब में मॉडिफाई किया था, इनको दोबारा से हम लोग पेशेंट के ब्लड में एंटर करा देते हैं, उसके बाद ये उस पर इम्पैक्ट करना स्टार्ट करता है। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं हमारे टारगेटेड एजेंट से भी ज़्यादा, और डायरेक्टली हमारे पेशेंट के इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करते हैं अगेंस्ट द कैंसर, जिसके कारण ये क्लिनिकली बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को हम लोग लिविंग ड्रग्स भी बोलते हैं। काम कैसे करता है, CAR-T सेल की थेरेपी के अंदर पेशेंट के ब्लड को निकाला जाता है, उसमें से T सेल्स निकाले जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सेल्स ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। एक्चुअली जो T सेल्स होते हैं ना, वही हमारे ट्यूमर सेल्स को खत्म करते हैं। अब रिसर्चर क्या करेंगे, लैब के अंदर ना इन सेल्स को मॉडिफाई करेंगे ताकि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को हम लोग ऐड कर सकें इनके सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं CAR, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। अब इनकी ना प्रोटीन्स के साथ एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब लाइकलीनेस, कनेक्टिविटी होती है ट्यूमर सेल के ऊपर सरफेस पे। ये जो मॉडिफिकेशन अब किया गया है ना लैब के अंदर, ये क्या करता है कि जो CAR-T सेल्स होते हैं ना, अभी अपने आप को ट्यूमर के साथ अच्छे से बाइंड कर पाएंगे और उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फाइनल स्टेप के अंदर इसको पेशेंट के इम्यून सिस्टम से क्लियर किया जाता है, रिमूव किया जाता है। कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के अगर टाइम की बात करते हैं तो एक ल्यूकेमिया होता है और लिम्फोमास होते हैं। ल्यूकेमिया मतलब वो कैंसर विच हैपन्स फ्रॉम द सेल जो प्रोड्यूस करते हैं WBC के कारण होने वाला जो कैंसर होता है उसको हम लोग फिर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से, लिम्फोमास से, यहाँ पर हम लोग CAR-T का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वही कैंसर है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है हमारे सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स की, उसके बाद फिर सिंगल टाइप ऑफ सेल होता है, उसमें मिलियंस ऑफ उसकी आइडेंटिकल कॉपी बन जाती हैं। तो जो CAR-T सेल का जो टारगेट होता है बहुत ही कंसिस्टेंट और रिलायबल होता है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग CAR-T सेल की थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट के साथ जिनका कैंसर बेसिकली कोई दूसरा ट्रीटमेंट किया था, उससे कुछ ठीक हुआ लेकिन बाद में दोबारा से स्टार्ट हो गया, राइट, रिटर्न आफ्टर एन इनिशियल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। यानी कि पहले कोई कीमोथेरेपी वगैरह या फिर इम्यूनोथेरेपी वगैरह स्टार्ट की थी, उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुई या फिर नहीं हुई इंप्रूवमेंट, उसके ऊपर भी हम लोग CAR-T का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा सा वेरिएबल होता है। कुछ तरह के ऐसे ल्यूकेमियाज और लिम्फोमास होते हैं जहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 90% तक भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर भी होते हैं जहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होती है। और इसका जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट्स हैं। कभी कभी क्या होता है ना, साइड इफेक्ट में साइटोकाइन रिलीज होता है। साइटोकाइन में क्या होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ना बहुत सारा सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज होता है, तो सेल्स का रिलीज होता है, इसको साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम बोलते हैं। और ये चीज़ ना साइटोकिन कोविड टाइम पर बहुत थी न्यूज़ के अंदर, क्योंकि लोगों को जो मेडिसिन वगैरह दी जा रहे थे ना, उससे उनका इम्यून सिस्टम ना सडनली बहुत एक्टिवली इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स को डैमेज करना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट इसका होता है। फिर इसके कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन, सीजर और स्पीच इंपेयरमेंट भी देखने को मिलता है पेशेंट्स में। इसका इस्तेमाल कितना वाइड स्प्रेड है, देखो ये जो प्रोसेस है ना इसको प्रिपेयर करने का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करने में बहुत सारे बैरियर्स भी आते हैं। इसका जो पहला क्लिनिकल ट्रायल किया गया था ना, जिसके बाद उसके 10 साल बाद इसको इंडिया में डेवलप किया गया था और सक्सेसफुली 2022 में इसको प्रोसेस भी किया गया था। तो बहुत 10 साल के आसपास लगे थे पहले पब्लिकेशन के बावजूद भी। फिर बहुत सारे टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी होती है इस थेरेपी को सेटअप करने के लिए। इसका जो यूएस में जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो तकरीबन $1 मिलियन तक तो होता ही है। अब कैलकुलेट कर लो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और उसमें डॉलर की अगर बात कर रहा है वो, तो यानी कि आजकल डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है, $1 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 80, मान ले 80 रुपये कंसिडर कर लेते हैं। अब इस 10 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो 1 मिलियन को, तो ये इतना महंगा पड़ जाता है कैंसर का ट्रीटमेंट यूएस के अंदर। तो ओके, ट्रायल्स इंडिया में भी चल रहे हैं और कंपनीज कोशिश कर रही है कि कुछ इंडिजिनियस तरीके से ऐसे फैक्टर्स बनाए जाए जहाँ पर ये इसकी कॉस्ट जो कम हो जाएगी।
अब देखो ये लाइन ना मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट की है, द प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैव बीन एनकरेजिंग। अभी मैंने जनरली मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि ग्रीन कलर के, ये तो खैर मैंने, ये तो सब टाइटल्स हो गए, सब हेडिंग्स हो गई हैं पैराग्राफ के सेक्शन, बट मैं आपको बोलता हूँ कि कभी कभी मैं जो ग्रीन कलर में हाईलाइट करता हूँ ना उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया करो, वो आपको आंसर राइटिंग वगैरह में बड़ा इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर ना आज मैं बताऊँगा नहीं कि ये कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी एक लाइन थी मुझे समझ में आ गई थी रीड करते, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब आप इसमें अपनी बुद्धि लगाओगे, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतना तो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग डेली पढ़ाई करते हो। मैंने आपके लिए मदद कर दी कि हाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है बहुत जगह पे, कहाँ करना है वो आपकी बुद्धि होगी। अब वैसे मैं हर बार बता देता हूँ पर आज मैं नहीं बता रहा। आगे बात आती है क्या ये थेरेपी इंडिया में भी एक्सपेंसिव होने वाली है। इंडिया के अंदर भी इस तरह की नई थेरेपी को लाने से ट्विन चैलेंजेस आते हैं, दो तरह के चैलेंज। एक तो कीमत ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू कितनी है। बहुत सारे जो निंदा करने वाले क्रिटिक्स हैं वो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप करना काफ़ी रिडेंडेंट होगा, एंड इससे बेहतर तो ये होगा कि क्योंकि इवन व्हेन इट बिकम्स चीपर ना, जो कार टी की थेरेपी जो होगी ना वो बहुत सारे इंडियंस के लिए अनअफोर्डेबल होने वाली है। तो जो लोग अपने आप में समृद्ध हैं, ठीक है ना, उनको थेरेपी चाहिए तो वो राइट नाउ वैसे भी इसको अब्रॉड ही जा करके रिसीव कर रहे हैं। हालांकि बात सही है कि, लेकिन ये जो जवाब था ना ये गलत सवाल का जवाब था। कहने का मतलब ये कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है ना ये हर एक पेशेंट का राइट होता है, और लोग हम उसको फर्दर अफोर्डेबल बना सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो हमारी एक उम्मीद भी है, ताकि इस तरह की जो बाकी भी जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे रोबोटिक सर्जरी वगैरह हो गया, इन सब को भी हम लोग इकोनॉमिक लेवल पे लेके आ सकें। फिर इंडिया के अंदर जो शेयर वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स है ना, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है कि इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। व्हाट आर सेल थेरेपीज़? अब ये जो टेक्नोलॉजी था ना इसका इंटरेस्ट जाता है बियॉन्ड द न्यू लीज ऑफ लाइफ टू पीपल विद ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमास। कुछ सॉलिड ट्यूमर्स भी होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट ट्यूमर हो गया, लंग ट्यूमर, कॉलन ट्यूमर हो गया, और बाकी ऑर्गन्स पर भी होते हैं। तो वहाँ पर भी CAR-T सेल ने काफ़ी सारे रिजल्ट्स शो किए थे, खासकर कि उन पेशेंट्स के अंदर जिनका ट्यूमर दोबारा से रिकर हो गया था, या फिर उनका पहले जो ट्रीटमेंट दे रहे थे ना उससे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। अब जो प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, वो कहता है कि इस टेक्निक को कैसे हार्नेस करेंगे हम लोग सॉलिड ट्यूमर्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हाईली हेट्रोजेनस कैंसर्स होते हैं, इसके अंदर दे लैक अ कंसिस्टेंट टारगेट, ये प्रॉब्लम होती है। इसके कारण जो CAR-T सेल्स होते हैं ना जिनके ऊपर बाइंड करना होता है जिस टारगेट के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। लेकिन इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल भी है कि हम लोग कुछ और ज़्यादा फर्दर इस पर काम कर पाएंगे। एंड जो न्यूअर ट्रीटमेंट्स होते हैं ना इसी होराइजन पर, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल थेरेपीज़। यानी कि इसके अंदर हम लोग पर्सनलाइज्ड एंटी कैंसर वैक्सीन डेवलप करेंगे और ट्यूमर की इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट थेरेपीज़। अब ये लिम्फोसाइट जो वर्ड होता है ना ये एक्चुअली बहुत हद तक WBC से कनेक्टेड है। तो ये वही होंगी जहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स हमारे ट्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट के अंदर। देखो वही किया ना हम लोगों ने जो T सेल में किया था, एक्सट्रैक्ट किया, मॉडिफाई किया, दोबारा से उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया पेशेंट के अंदर। तो कैंसर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है, ट्रीटमेंट को इवेड करता रहता है, एंड क्योंकि नई नई तरह की बीमारियाँ चल रही है, समय बदल रहा है, द लाइफस्टाइल इज़ द मेजर रीज़न फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। हमको भी अपनी थेरेपीज़ को डेवलप करते रहना पड़ेगा, एंड उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेल थेरेपी हैज़ दिस प्रॉमिस एंड विल ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द ड्रेडेड डिजीज एंड इट कॉम्प्लेक्सिटीज बेटर। ये जो पूरा आर्टिकल लिखा था ये लिखा गया था डॉक्टर नारायण सुब्रमण्यम के द्वारा। ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बेंगलुरु। तो CAR-T सेल के बारे में पता चल गया। ध्यान रखना ये वाला टॉपिक है ना, दिस इज़ मोर अबाउट योर 99% इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स से बनेगा आपका। एक तो आ भी चुका था रिसेंटली T सेल पर, मेंस में यहाँ से आपको सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जाएगी। एक तो ये लाइन कैसे इस्तेमाल करोगे इसका मेंस में, वो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। एक आर्टिकल है हमारे पास, इज़ देयर अ चेंज इन द जर्मन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया। अब देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें जर्मनी बीच में कैसे आता है। हुआ ये था ना कि आफ्टर द मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल डिबेट, जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी ना उसने 25 जनवरी को अनाउंस किया था कि वो लेपर्ड 2 का जो मेन बैटल टैंक होता है ना वो यूक्रेन भेजेंगे। यानी कि जर्मनी इज़ सपोर्टिंग यूक्रेन, ठीक है, अगेंस्ट रशिया। ऑलराइट, तो जो डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने कहा कि जर्मनी ने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया था एज ऑफ द पॉलिसी ऑफ ऑस्टपॉलिटिक, ये उनकी लैंग्वेज में है वर्ड। उन्होंने कहा था कि एक अप्रोच होती है जिसके अंदर वो बर्लिन के जो डिविजन्स थे ना, टू ब्रिज द बर्लिन डिविजन्स एंड ब्रिंग चेंज थ्रू ट्रेड। ये उनका एक तरीका है, उनकी एक नीति होती है। जैसे इंडिया में हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज यूज़ करते हैं ना, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, डिफरेंट मैटर्स में, उनकी भी एक ऑस्टपॉलिटिक एक पॉलिसी है। यानी कि वो ट्रेड के थ्रू बदलाव लाना चाहते हैं। बर्लिन के अंदर जो भी ट्रेड जो इतना ये हम लोग देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये ऑस्टपॉलिटिक क्या था यहाँ पर। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जर्मनी की पॉलिसी जो थी रशिया के साथ इवॉल्व कैसे हुई है, ठीक है, बदलाव कैसे हैं, फेवर में कब थी, अगेंस्ट में कब थी।
ऑल राइट। तो जर्मनी की जो रिलेशनशिप रही रशिया के साथ ना हमेशा से क्रिटिकल रही है फॉर द यूरोपियन सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ऑल राइट। तो एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, अब जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना उसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे लेफ्टिस्ट के, उनकी पार्टी थी बोल्शेविक, इसके लीडर थे जो कि व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। तो जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था ना और जर्मनी की डिफीट भी हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो 1914 से लेकर के 1919 तक चल रहा था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1913 अरे पेन क्यों रुक गया, 1939 से लेकर के 1945 तक चला था हमारा वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की डिफीट हो जाती है और बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इन सब के बाद ना सोवियत यूनियन यानी कि आज की डेट में जो रशिया है और जो उस समय जर्मन की नया रिपब्लिक बना था, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी रेपेलो। ठीक है। जनरली जो ट्रीटीज होते हैं ना किसी लोकेशन पे नाम होते थे, रेपेलो जो है ना ये इटली का एक म्यूनसिपैलिटी है। अब मुझे पता नहीं था ये, मैंने जब इसको हाईलाइट किया तो मैंने आप लोगों के लिए सर्च किया है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि जो भी बंदा यूट्यूब के ऊपर ऐसे पढ़ा रहा होता है उसको सारा ज्ञान होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। मुझे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में भी नहीं पता था, मुझे रेपेलो के बारे में नहीं पता, ये मैंने आप लोगों के लिए सर्च किया था। तो रेपेलो एक लोकेशन है, म्यूनसिपैलिटी है इटली के अंदर। ऑल राइट। तो फिर जर्मनी और रशिया ने कहा कि ठीक है हम लोग अपने डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर काम करते हैं। अब बात रहती है अगस्त 1939 की, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर नाजी जर्मनी है और जो सोवियत यूनियन रशिया है, इन्होंने ना एक नॉन एग्रेशन का यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे एक एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन ये एग्रीमेंट कोलैप्स कर जाता है 1941 के अंदर, जब हिटलर रशिया को ही इन्वेड कर देते हैं, सोवियत यूनियन को। ऑलराइट। अब होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि आफ्टर 1945 जर्मनी डिवाइड हो जाता है सोवियत बैक्ड ईस्ट जर्मनी के अंदर। यानी कि देखो जो रशिया वाला मैप है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज रशिया, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर इंडिया है। तो यहाँ पर जर्मनी का जो जर्मनी भी है ना, जर्मनी के अंदर भी 2 पार्ट बन जाते हैं। ईस्ट साइड के अंदर जो लोग होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं सोवियत यूनियन को, और ये हो जाता है एक साइड होता है वेस्ट जर्मनी वाला पार्ट। तो वो यही कह रहा है ईस्ट जर्मनी के को सोवियत के द्वारा बैकिंग दी जा रही थी और जो वेस्ट जर्मनी था उसको यूएस के द्वारा बैकिंग दी जा रही थी। ठीक है। अब इधर को वेस्ट था तो यहाँ पर यूएस भी था कंट्री, इधर यूएस भी था, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आता है मैप में। तो यही हुआ था जर्मनी के अंदर ना, डिवीजन हो गए थे। तो ग्रेजुअली अब 1971 के अंदर ना उन्होंने एक पॉलिसी अपना, एक नीति अपना, उसका नाम था ऑस्टपॉलिटिक। ठीक है। तो उस समय जो वेस्ट जर्मनी के जो वेस्ट जर्मन के, देखो वेस्ट जर्मन की बात कर रहा है ये यूएस वाली साइड के, उसके जो चांसलर थे उनका नाम था विली ब्रांड। तो उन्होंने कहा था कि इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग दोनों साइड्स के बीच में। कौन से दोनों साइड? ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, इनको इकोनॉमिक तरीके से हम लोग दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉलिसी के तहत ही जर्मनी ने एग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, रशिया के साथ ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर बताया ना ब्रिंग चेंज थ्रू ट्रेड। ठीक है। और ब्रिज द बर्लिन डिवीजन, ये वही था। उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, ऑस्टपॉलिटिक लेके आते हैं और एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब उन्होंने रशिया से ना नेचुरल गैस इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब ये वाइडली एक शेयर्ड बिलीफ था कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो सकती है ना, ये हमारे पॉलिटिकल टाइज को बेहतर कर पाएगी। दिस इज व्हाट हैपन्स। हर एक कंट्री जो इकोनॉमिक तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है उनके टाइज इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये 1971 की बात कर रहा था यहाँ तक। वो आपको पूछता है कि व्हाट अबाउट द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, जो पोस्ट सोवियत का पीरियड था ना, कि आफ्टर कोल्ड वॉर जब पूरा रशिया भी डिवाइड हो चुका था, अलग अलग कंट्रीज निकल चुके थे, तो एक यूनिफाइड जर्मनी डबल डाउन ऑन इट्स एफर्ट। ओके। उन्होंने अपने टाइज को रशिया के साथ और प्रमोट किया था। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन का टाइम आया था एंड जर्मनी के अंदर जो gerhard schroeder भी आए थे, इन सब ने भी अपनी टाइज को इम्प्रूव करके रखा। तो उस टाइम पर ना एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन बनाई गई थी। ये पाइपलाइन से रशिया से जर्मनी में वो ट्रांसपोर्ट करेंगे नेचुरल गैस। ठीक है। तो ये सब था, बदलाव अच्छा हो रहा था, जर्मनी और रशिया के रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे। ओके। अब हुआ ये है ना कि रशिया ने जॉर्जिया में भी कुछ एक्शन लिया था, 2014 में क्रीमिया में भी कुछ एक्शन लिया था। उसके बावजूद भी जो जर्मनी की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी ना, उन्होंने अपने टाइज को रशिया के साथ मेंटेन करके रखा। देखो क्रीमिया में जब 2014 में रशिया ने इन्वेजन किया था ना, उससे पहले G8 ग्रुप हुआ करता था। आफ्टर 2014 ना इस ग्रुप ने कहा कि रशिया ने तो क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, इसको निकाल दो। फिर G8 में से रशिया को निकाला गया और ये ग्रुप बन गया था G7, जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं। अब हुआ क्या है कि जब देखो रशिया ने ना जॉर्जिया पर और क्रीमिया के ऊपर जब एक्शन लिया तो जर्मनी ने कुछ नहीं कहा, बट जब यूक्रेन पे एक्शन लिया ना तो जर्मनी ने स्टेप लिया था। ऑलराइट। तो जैसे रशिया ने इन्वेड किया था 24 फरवरी 2022 को, जिसको एग्जैक्टली 1 साल होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर 1 साल हो जाएंगे इस चीज़ को। तो इसके ऊपर दोबारा न्यूज़ में कुछ ना कुछ आएगा कि पूरा एक साल का एनालिसिस देंगे सारे न्यूज़पेपर, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। अब हुआ कि इसके बाद जर्मनी की जो पॉलिसी थी ना उसमें एक चेंज किया गया। तो चांसलर है स्कोल्ज, उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर किया था ज़िएंतवेंदे, यानी कि टर्निंग पॉइंट। तो जर्मनी की पॉलिसी अब बदल जाती है यहाँ पर। ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक असर्टिव स्टांस लेना स्टार्ट किया। पहले क्या करते थे आज तक कि डायलॉग पे बात करते, डिप्लोमेसी। अब उन्होंने क्या किया, ये नए चांसलर का क्या स्टेप था, उन्होंने कहा कि असर्टिव तरीके से काम करेंगे।
ठीक है। इन्होंने कहा कि यूक्रेन में ना हम लोग लेपर्ड 2 ये मेन बैटल टैंक भेज देते हैं। तो इनिशियल फेज़ के अंदर बर्लिन को बिलीव होता था कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन काम करेगा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता गया जर्मनी को अपने बहुत सारे प्रीवियस पॉलिसीज़ को बदलना पड़ा और इसके कारण से आज इनकी ये ऐसी रिलेशन हो चुकी हैं। तो एक जो की फैक्टर था ना इन दोनों की पॉलिसीज़ में चेंज होने का, वो था कि जर्मनी ने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि उनको अपनी डिपेंडेंस रशिया की एनर्जी पर रिड्यूस करनी पड़ेगी। और बहुत जल्दी मिस्टर पुतिन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था कि यूक्रेन का जो डोनेट्स्क और जो लुहांस्क प्रोविंस है ना, ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हैं। तो जर्मनी ने जो नॉर्ड 2 की स्ट्रीम पाइपलाइन थी ना, जो कि ऑपरेशन के लिए रेडी थी, उसको भी स्टॉल कर दिया था, रोक दिया गया था। सब्सिक्वेंटली उन्होंने अपने अपने 4 फ्लोटिंग टर्मिनल्स के कंस्ट्रक्शन की बात की थी कि वो लोग 2 परमानेंट ऑनशोर साइट्स बनाएंगे अपने LNG के इंपोर्ट्स के लिए, और उन्होंने एक एनर्जी डील के ऊपर काम किया कतर के साथ में, एंड बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस भी लगाए गए थे अगेंस्ट द रशियन एंटिटीज़। प्लस में जर्मनी ने फिर काम किया था बाकी यूरोपियन कैपिटल के साथ में, ताकि वो स्विफ्ट डिलीवरी करेगा आर्म्स की यूक्रेन के अंदर, हथियार वहाँ पर भेजेगा। तो ये कुछ हुए थे बदलाव इस तरीके से जर्मनी के और रशिया के। तो थोड़ा आइडिया लगना ज़रूरी था ना, कुछ पता चल गया कि क्यों ऐसा हो रहा होता है। अब हमारे पास एक एडिटोरियल है, अ नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन। ठीक है, इसे लिखा है जैन क्रिश्चियन वेस्त्रे ने और विले स्किनारी ने। तो जैन क्रिश्चियन जो एक नॉर्वेन मिनिस्टर हैं ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और विले शिंकारी जो है फिनिश मिनिस्टर है फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड ट्रेड। तो हो क्या रहा है कि ये लोग 9 से 10 तारीख तक इंडिया के अंदर ही, आज 9 तारीख है तो 9 से 10 तारीख तक ये लोग इंडिया में हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ होने वाला है, इन्होंने इसके लिए एक एडिटोरियल लिखा था। लेट्स ट्राई टू कवर दिस। बहुत ईजी और सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ खास इसमें नोट डाउन करने का नहीं होगा, बट सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। तो ओवर द लास्ट डेकेड्स, यानी कि पिछले कुछ 10 सालों के अंदर जो नॉर्डिक कंट्रीज़ थे ना, उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अपनी महारत हासिल की है। तो नॉर्डिक्स और इंडिया जो है ना, दोनों के दोनों एक साथ मिलकर के वर्ल्ड की जो नीड है ना ग्रीन ट्रांजिशन की, उसमें काम कर सकते हैं। तो ये जो विचार था ना कि नॉर्डिक कंट्रीज़ डिफरेंट चीज़ें इंडिया के अंदर इवॉक कर पाएंगी, ये आता है इस चीज़ के बाद। तो स्नो, जॉर्ड, लेक, नदर्न लाइट्स, दीज आर द डेफिनेटली द थिंग्स वी हैव प्लेंटी ऑफ। इन्होंने कहा कि हमारे पास ये चीज़ें बहुत है, हमारे पास बर्फ़ है, हमारे पास जॉर्ड है, लेक्स है, नदर्न लाइट्स हैं। ओवर द लास्ट डेकेड्स हम लोग नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, ऑफशोर विंड पे, बैटरीज पे, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के ऊपर। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के ऊपर रिसेंटली नीति आयोग ने काम किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सॉल्यूशंस हैं जो कि आज की डेट में ग्रीन ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्नो आपको पता है, लेकिन जॉर्ड आपको शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपको जॉर्ड दिखा देता हूँ क्या होते हैं। इसको बोलते हैं जॉर्ड। ये जो आपको व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरीके से पहाड़ों के बीच में ऐसे पानी होता है, और इसको और थोड़ा सा फुल पिक्चर में देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखता है, इतना सुंदर होता है। ये आप लोगों ने देखे होंगे मूवीज़ वगैरह के अंदर, नॉर्वेज वगैरह साइड से जो मूवीज़ आती है। एक मूवी भी थी उसमें ऐसे एक जॉर्ड के अंदर ना एक बाढ़ भी आती है, तो मुझे मूवी का नाम याद नहीं, बट आई सीन अ मूवी, बहुत पहले देखी थी, सालों पहले। तो उनका हमारे पास ये चीज़ें बहुत हैं, लेट अस वर्क टुगेदर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्डिक्स जो है ना, उन्होंने बहुत ही स्टेबल, सिक्योर और वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज़ भी बनाई हुई है, जिसमें वो आज के अपने इनहेबिटेंट्स की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक हम लोग इस पूरे नॉर्डिक रीजन को वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड रीजन बनाना चाहते हैं, एंड इसके लिए हम लोग ग्रीन, कॉम्पिटिटिव और सोशली सस्टेनेबल रीजन के तौर पर काम करना चाहते हैं। हालांकि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है ना, वो ग्रीन ट्रांजिशन को वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नॉर्डिक्स और इंडिया दोनों मिलकर के इन की टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस को डिलीवर कर पाएंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके और ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। कनेक्टिंग विद इंडिया, जो नॉर्डिक इंडिया समिट हुई थी मई 2022 के अंदर, उसमें 5 नॉर्डिक प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एग्री किया था कि हमको डिजिटलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ और सर्कुलर इकोनॉमी में अपने कॉपरेशन को इंक्रीज़ करना होगा। तो मिस्टर मोदी ने बताया भी था कि हम लोग जॉइंट नॉर्डिक सॉल्यूशंस पे काम करना चाहते हैं, और इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन में भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसके साथ ही यही सेम चीज़ जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं नॉर्वे, फिनलैंड के, इनके दिमाग में भी थी, जो करंटली इंडिया में विजिट कर रहे हैं फरवरी 9 से 10 तक, आज की डेट में विजिट कर रहे हैं। तो इस विजिट पर इन्होंने कहा कि हमारा एम है कि हम लोग कुछ एडिड वैल्यू देना चाहते हैं इस पार्टनरशिप के अंदर, ताकि हम लोग जो ग्रीन ट्रांजिशन है ना उस पर काम कर सकें, एंड इंडिया से भी कुछ सीख सकें। बहुत सारे इंप्रेसिव इनोवेशंस हैं, डिजिटल सॉल्यूशंस हैं जो इंडिया में डेवलप किए जा रहे हैं, उन पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो उनका कि हमारे पास बिजनेस डेलीगेशंस हैं, कंपनीज हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स में, क्लीन एनर्जी में, सर्कुलर इकोनॉमी में, डिजिटलाइजेशन के अंदर, टूरिज्म में, मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, एंड देयर आर ग्रेट एम्बिशंस फॉर द इंक्रीज कोलैबोरेशन विद इंडिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो मोस्ट वैल्यूड और रिन्यूड बिजनेसेस है ना, वो ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर इनकी 240 नॉर्वेन और फिनिश कंपनीज काम कर रही हैं। देन दे सेड ट्रेड लिंक्स दैट कैन ग्रो। पिछले साल के अंदर उन्होंने बहुत सारा ट्रेड इंक्रीज़ किया था इंडिया के अंदर, और इंडिया एक प्रायोरिटी कंट्री बन गया था फिनलैंड के लिए भी। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक नया कॉन्सुलेट जनरल भी ओपन किया गया था मुंबई के अंदर, जो कि 10 फरवरी को, यानी कि कल, उसको इनॉग्रेट भी किया जाएगा।
फिर अपने जो नॉर्डिक रिप्रेजेंटेशन है उसको इंडिया में इंक्रीज़ करने के लिए, जो कि इंडिया की कमर्शियल कैपिटल है यानी कि मुंबई है, वहाँ पर उन्होंने इंडिया फिनिश के टाइज को इंप्रूव करने के लिए काम किया था। बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं वो भी फिनलैंड की उसकी एक्सपर्टीज़ पे काम करना चाहती है। फिनलैंड का एक्सपर्टीज़ है टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, सस्टेनेबिलिटी में, डिजिटलाइजेशन हो गया, कार्बन न्यूट्रलिटी हो गया, इन सब के अंदर फिनिश कंपनीज़ का एक्सपर्टीज़ होता है। तो फिनिश कंपनी जैसे नोकिया हो गया, फोर्टम हो गया, ध्यान रखना नोकिया फिनिश कंपनी है। तो इनका बहुत बड़ा ग्रोथ मार्केट है इंडिया के अंदर और इनकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकती है। जो ट्रेड है ना इंडिया और नॉर्वे के बीच में वो डबल हुई है पिछले 3 सालों के अंदर। जो नॉर्वेन सॉवरेन फंड होता है ना वो इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर बन सकता है, 17.6 बिलियन के आसपास है। तो नॉर्वेन गवर्नमेंट ने कहा था कि उन्होंने एक न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड भी निकाला था कि रिन्यूएबल्स जो होते हैं ना उसमें दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके अलावा इसके साथ उन्होंने 1500 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है इंडिया में सो फार क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर। हालांकि अभी भी बहुत सारा अनटैप्ड पोटेंशियल है ट्रेड में और बाकी कोलैबोरेशन में। तो दोनों ही नॉर्वे और फिनलैंड जो है ना वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे काम करना चाहते हैं इंडिया के साथ में। देखो फिनलैंड तो जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वो यूरोप और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो नेगोशिएशन चल रहे हैं ना आजकल उसका हिस्सा भी है। और नॉर्वे नेगोशिएट कर रहा है थ्रू द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। तो फाइनलाइज करते हैं अगर हम लोग फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, तो ये इंडिया के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड बहुत कम इश्यूज़ हैं दैट आर आउटस्टैंडिंग और हम कन्विंस्ड हैं कि हम लोग बहुत ही नेगोशिएशंस को स्विफ्टली कंक्लूड कर पाएंगे। इंडिया के जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल के, उन्होंने कहा था कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस होने चाहिए। एंड हम लोग एग्री करते हैं इस तरह के पर्सपेक्टिव के साथ। ये हमारी भी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता भी है। हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनमें बहुत सारा एम्बिशन भी है, कॉम्प्रिहेंसिव है और दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल भी है। उन्होंने कहा एक कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ की बहुत बड़ी डील है, हमारे ट्रेड के रिलेशन बेहतर हैं। हम लोग गुड्स का और फर्दर जो सर्विसेज भी हो सकती है उनका एक डिफरेंट नेचर के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारी ट्रेड होती है ना सर्विसेज में, जैसे कि आईटी, एनर्जी, मैरीटाइम, फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसका भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। सिंस इंडिया अपने ग्रीन एनर्जी के अंदर, डिजिटल में, इनोवेटिव फ्यूचर में बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है, नॉर्डिक कंट्री जैसे फिनलैंड और नॉर्वे जो है ना वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे इस इंडिया के ट्रांजिशन में। ऑल्दो हम लोग ये इन कंट्रीज़ में, ये जो राइटर उन्होंने कहा कि हम लोग कंपैरिजन टू इंडिया बहुत स्मॉल है पॉपुलेशन वाइज एंड हम लोग ग्लोब के दूसरी तरफ लोकेटेड हैं, लेकिन हमारे पास भी वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और एक्सपर्टीज़ हैं ऑफर करने के लिए। तो टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशन जो सक्सेसफुल हैं उनको हम लोग स्केल अप कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ईजिली उनको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। टुगेदर नॉर्डिक्स और इंडिया जो दोनों मिलकर के ग्रीन ट्रांजिशन का ग्लोबल वर्ल्ड में पावर हाउस बन सकते हैं। इस वाले को ना मैंने खुद बहुत समझा नहीं था, मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ के आप लोगों को समझा दिया, बट सी इट्स एन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। छोटा था, मैंने जल्दी कवर कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इसके अंदर। तो 9 से 10 इनका विजिट है, लेट्स सी और क्या फ्रूटफुल आउटकम्स निकल के आते हैं। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2016 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले 13, 2014, 15 के सारे फुल पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 2016 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग डेली 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 नंबर का है, 150 वर्ड्स का। इसी क्वेश्चन के अंदर ही 2 पार्ट हैं, 5A एंड 5B, इसी के अंदर है, अलग से नहीं है। वरना प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का A अलग था 10 नंबर का, 4 का B अलग था 10 नंबर का। देखो ये बातें मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ पता है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो पेपर आप सॉल्व करोगे उसमें किस हद तक क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको वर्बली पता होना चाहिए चीज़ें अच्छे से, इसलिए मैं रिपीट बहुत करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द 2 टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसने लॉ एंड एथिक्स के बारे में बात की। देखो 2013, 14, 15 जिसने ये पेपर सॉल्व किया उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लॉ एंड एथिक्स पर। ठीक है, फिर उसने ए पार्ट में पूछा, डिस्कस करो हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, मतलब लॉ एंड एथिक्स अपने ऑब्जेक्टिव को, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोलिंग द ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करते हैं। बी पार्ट में उसने बोला, गिव एग्जांपल्स, शो हाउ द टू डिफर इन देयर अप्रोचेस। दोनों की अप्रोच अलग अलग कैसे, वो एग्जांपल से दिखानी है। वो खुद ही बोल रहे हैं मुझे एग्जांपल दो। जब भी एग्जामिनर ने पूछा हो ना शो एग्जांपल्स, कभी भी एक एग्जांपल मत देना, कम से कम 2 दे के आना, कम से कम। वो डिपेंड करेगा आपका कितने पेज मिले हैं। ध्यान रहे 10 नंबर के लिए आपको 2 पेज मिलते हैं। अगर नहीं पता चलते कितने नंबर का कितना पेज मिलेगा तो बहुत ईजी है, 5 नंबर के लिए 1 पेज होता है, 10 नंबर 2 पेज, 15 नंबर 3 पेज, 20 नंबर 4 पेज, 25 नंबर 5 पेज। 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो बता रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं।
तो एथिक्स को बॉक्स में डाल दो ताकि एग्जामिनर की नज़र से हटे ही नहीं। एथिक्स आर अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट वी एक्सपेक्ट ऑफ अदर्स एंड सो लॉजिकली फ्रॉम आवरसेल्व्स ऑल्सो। हम लोगों ने देखो कल परसों क्वेश्चन किया था ना कि एथिक्स का मतलब होता है डू अनटू अदर्स दैट यू डू नॉट वांट टू बी डन टू यू समथिंग, आत्मनि प्रतिकुलानी वाला। लेकिन सोचो क्या वही सेम डेफिनेशन आप इसी पेपर में दोबारा लिखोगे? नहीं ना, एक ही पेपर में सेम डेफिनेशन रिपीट मत करना। तो आपको एथिक्स की 2 या 3 डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। लॉज आर रिटन इन स्पेसिफिक कोड टू इन्वोक अ सेंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। टुगेदर दीज टू एक्ट एज वॉच डॉग्स ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एंड सोसाइटियल कंडक्ट। एग्जाम जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना, उसी लैंग्वेज को ट्वीक कर करके हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर लिख दिया। फिर उसने पूछा था हाउ विल दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो लॉ विल अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय ensuring compliance, as when you break a law there is legal action that follows. Second, law imposes the limits to our freedoms and restrain us from doing socially harmful acts. Third, मतलब next है, ethics achieve करता है इस ऑब्जेक्टिव को कैसे? Regulating and directing human life, it gives right orientation to one's existence, guiding human moral conduct and help in deciding what's right or wrong. देखो एथिक्स का एक और पॉइंट है, एथिक्स डिसाइड हाउ ह्यूमन मस्ट बिहेव। उसने हमसे ये चीज़ पूछी थी ना कि भाई लॉ और एथिक्स जो होते हैं ये ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं, तो डिस्कस करो कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। मुझसे ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, हालांकि मिस्टेक कोई काउंटेबल मिस्टेक नहीं होती, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जब उसने पहले एथिक्स वर्ड यूज़ किया है ना एग्जाम के अंदर, ठीक है, पहले उसने लॉ वर्ड यूज़ किया ना, तो आप अपने आंसर के अंदर भी पहले लॉ को एक्सप्लेन करो, ठीक है। बाद में एथिक्स की बात करो तो बाद में आप एथिक्स को करो। यहाँ पर एथिक्स आना चाहिए था, यहाँ पर लॉ आना चाहिए था, और फिर यहाँ पर लॉ, ठीक है, सीक्वेंस में। बेसिकली देखो ये चीज़ ना बहुत नोटिसेबल नहीं होती है, बट इस तरह की चीज़ों का ऊपर अगर अपनी अवेयरनेस बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके एग्जाम के अंदर ना बाकी चीज़ों की अवेयरनेस सपोर्टिवली उठ जाती है। ये बहुत डेलिकेट सी बात है, कुछ लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को, बहुत ही कम लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ए पार्ट हमारा हो गया। बी पार्ट के अंदर उसने कहा hence while ethics aim to achieve the civilized human conduct by conditioning his thoughts, beliefs and morals, law achieves same by deterrence and compliance. तो internalization lacks in law-based controls because people tend to keep with the negative sentiments. अब एग्जाम्पल के साथ उसकी अप्रोच के एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, पेरेंट्स एंड टीचर्स टीच द फाउंडेशन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग एटसेट्रा टू चिल्ड्रन. This build sound character and increase the possibilities of ethical conduct in a civilized society. तो ये ethics की approach पे हो गया. Example, laws against the rape seek to create a deterrent by means of stringent punishments. ये हमारा law की जो approach होती है ना, उसका एक example हो गया. So it is not mandatory that what's ethical is also legal and vice versa, but both seek to achieve the common goal, that is human conduct in a proper manner. सिंपल सा क्वेश्चन था, बट उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 10 नंबर का है। आर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ, वर्क एंड अदर पीपल एंड सोसाइटी, लाइफ, वर्क, अदर पीपल एंड सोसाइटी, दे आर जनरली शेप्ड अनकॉन्शियसली by the family and the societal surroundings, ठीक है, in which they grow up. Okay, fine. Some of these unconsciously acquired attitudes and values, they are often undesirable in the citizens of a modern democratic and egalitarian society. उसने एक स्टेटमेंट दे दिया पूरा का पूरा। दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को क्योंकि थोड़ा बड़ा है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर का होता है, स्टेटमेंट दे करके ना एक तो दिमाग खराब करते हैं ये लोग। यही चीज़ केस स्टडीज़ के अंदर होती है, 2-2 पेज की केस स्टडीज़ आ जाती हैं आजकल। तो दोबारा पढ़ो। आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड लाइफ, वर्क, अदर पीपल एंड सोसाइटी, दे आर जनरली शेप्ड अनकॉन्शियसली बाय द फैमिली एंड द सोसाइटल सराउंडिंग्स in which we grow up. Some of these unconsciously acquired attitudes and values, they are often undesirable in the citizens of a modern democratic and egalitarian society. Fine, easy हो गया। अब उसने 2 चीज़ें पूछी हैं। नंबर 1, डिस्कस करो वो अनडिजायरेबल वैल्यूज़ क्या हैं जो आज के एजुकेटेड इंडियंस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकंड पे पूछ रहा है हाउ कैन दीज अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स कैन बी चेंज्ड एंड सोशियो एथिकल वैल्यूज कंसिडर्ड नेसेसरी इन द पब्लिक सर्विसेज बी कल्टिवेटेड इन एस्पायरिंग सर्विंग सिविल एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, उसने बेमतलब में कहानियाँ बना करके आपके शब्दों को भर भर के आपका समय बर्बाद करने की कोशिश की एग्जामिनर ने। तो एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे अनडिजायरेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं और सेकंड उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था, देख लो, सिंपल सा। 2 लाइनों में पूछ लेता तो आसान काम हो जाता ना, बट दिस इज हाउ दे वांट टू ट्रिक यू। तो एटीट्यूड के ऊपर पेस्टालोजी और सदरलैंड, ये 2 थिंकर्स थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या रोल होता है फैमिली का, स्कूल का, सोसाइटी का इन शेपिंग द चिल्ड्रंस एटीट्यूड एंड बिलीव्स टुवर्ड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वर्क एटसेट्रा। फिर उसने पहली चीज़ हमसे पूछी थी अनडिजायरेबल वैल्यूज़ और एटीट्यूड क्या होते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था 753 याद रखना, कोशिश करना
5 पॉइंट्स लिखने की, तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं 5 पॉइंट लिखने की। पहला होता है कौन से ऐसे वैल्यूज़ और एटीट्यूड होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, जो हम नहीं चाहते। एक तो मटेरियलिस्टिक स्केप्टिसिज्म होता है, जहाँ पर मटेरियल गुड्स आर गिवन मोर वैल्यू देन गुड ऑफ सोल। ब्लेटेंट अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन लीडिंग टू अकल्चरेशन, commodification and objectification of women learned via social media, radicalization of educated youth in terrorism, corruption and the nepotism acquired unknowingly। ये वो सारी अनडिजायर्ड वैल्यूज़ होती है जो हम लोग समाज से सीख लेते हैं। अब किसी को लगेगा यार ये सारे एग्जाम्पल कहाँ से आएंगे दिमाग के अंदर, ऐसे कीवर्ड्स ब्लेटेंट अडॉप्शन, वेस्टर्नाइजेशन, अकल्चरेशन, ये सब आपके एथिक्स की बुक में गिवन होता है, ठीक है, टेंशन मत लेना। बी पार्ट में उसने कहा था कि आप इनको चेंज कैसे करोगे, तो चेंजिंग दी अनडिजायरेबल्स। One is we can have cognitive appeals by targeting their thought process, affecting appeals or emotional appeals by spurring them to be true leaders or of aspiring India. Behavioral change by explaining them the required attitude for an aspiring or serving civil servant. Serving civil servants shall be advised to practice the code of conduct and ethics. Performance-based appraisals should be streamlined. Hence, attitude values developed unconsciously can be changed by different means. ठीक है, ये बात ध्यान रखो, वो आपको घुमा रहा है इतनी सारी लाइनें लिख के, ये 2 लाइन में पूछ सकता था, एक सिंपल, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, बता दे अनडिजायरेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं और बता दे उनको कैसे चेंज करना है। बट नहीं, जिद करनी है उन लोगों ने भी, तुम्हारा टाइम बर्बाद करना है एग्जामिनर ने। तो 5 और 6 हो गए, कल हम लोग करेंगे 7 और 8। इसके बाद हम लोग फिर 9th से हमारे वो केस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी, उनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। बहुत बहुत सहारा है आप लोगों का, आप लोगों के कारण मैं रेगुलर हूँ, वरना मैं रेगुलर भी नहीं रह पाऊँगा। तो धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस, बाय बाय।